क्रिप्टो के अंदर में अर्निंग के, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, बट इसके अलावा क्या तरीके बन सकते हैं जिनसे क्रिप्टो के अंदर में आप पैसे बना सकते हो। और मैं हमेशा बोलता हूँ क्रिप्टो के अंदर में वो पैसे बनाते हैं जिनके पास में ये 1% इंफॉर्मेशन और अर्ली एक्सेस होता है। आज हमारे पास में एक ऐसे गेस्ट है जिनके पास में ये एक्सेस है, टियर 1 के एक्सचेंज के बीडी है और उनकी एक्सपीरियंस है। आज हम जानेंगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अलावा क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके अंदर से एक नॉर्मल व्यक्ति भी पैसे बना सकता है। अगर कोई एज ए करियर क्रिप्टो को देखना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है, इन सारी चीजों को हर्ष भाई के साथ में मिलकर सीखने वाले हैं हम। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर में। आज के वीडियो में बात होगी कि कोई भी व्यक्ति आज जो वेब 2 में है या दुनिया के किसी भी कोने के अंदर में है, वो वेब 3 के अंदर में अपना पहला कदम कैसे रख सकता है और कैसे शुरू कर सकता है, इस पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ में इसी इंडस्ट्री के अंदर में अपने करियर की ऊंचाइयों को कैसे पहुंच सकता है, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले हैं हर्ष भाई के साथ में, जिन्होंने अपनी जर्नी बहुत स्क्रैच से शुरू करके आज लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो हर्ष भाई, आज मैं जो भी सवाल आपसे पूछूंगा वो होंगे कि आप समझोगे एक छोटा बच्चा है या फिर वो व्यक्ति जिसको क्रिप्टो के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, वेब 3 के बारे में कुछ नहीं पता है, बट अगर वो स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी पूरे 6 साल की जर्नी के अंदर में आपने जो भी चीजें सीखी होगी आज हमारे ऑडियंस के लिए वो आज देकर जाए आप। ओके भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी जो 6 साल की जर्नी है उसको इजी वे में, एकदम कि छोटा सा बच्चा है उसको भी समझ आ जाए, ऐसे बता सकूँ। एंड मैंने क्या किया, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, कैसे अभी तक यहाँ तक पहुँचा, सब इजी स्टेप बाय स्टेप ट्राई करूँ एक्सप्लेन करने का। तो सबसे पहला सवाल पे चलते हैं जो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि यार आज बिटकॉइन का नाम बड़ा होता चला जा रहा है, राइट? आज ब्लॉकचेन का नाम बहुत बड़ा होता चला जा रहा है और हमेशा से किसी भी इंडस्ट्री में जो अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं बेनिफिट वही लोग लेकर जाते हैं। डेफिनेटली, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जो उस इंडस्ट्री के अंदर में अर्ली एडॉप्टर्स है तो ही उसको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके पास में स्किल की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज्यादा नॉलेज की, क्योंकि कंपटीशन नहीं है ना, नॉलेज की जरूरत नहीं है इनिशियल पे आपका उस इंडस्ट्री में आना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में कितनी वेल्थ होगी वो डिपेंड करता है कि वो किस इंडस्ट्री में किस टाइम पे उतरा था, डेफिनेटली राइट, और उसके साथ में किन लोगों के साथ में उतरा था। वो तो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी थी, इंपॉर्टेंट टाइम भी था और इंपॉर्टेंट पीपल भी थे। तो मुझे लगता है कि आज ये इंडस्ट्री जिस तरीके से बड़ी हो रही है, तो किस तरीके से एक व्यक्ति जो वेब 2 के अंदर में काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है या कोई और काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो वेब 3 में ब्लॉकचेन के अंदर में अपना पहला कदम कैसे रख सकता है? देखो, वेब 3 इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपका जो आप अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरा जर्नी था, मैं जब कॉलेज स्टार्ट किया था मैं सोचा कि मेरे को 1 लाख मंथ की सैलरी मिल जाए, मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। बट अभी के टाइम पे आप उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, इवन लाइक आई एम डूइंग दैट सेम थिंग, राइट? तो अगर मेरा उस टाइम था, मैं इंजीनियरिंग करा, 1 लाख इज़ लाइक बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, चलो इतना आ गया तो मेरी लाइफ तो सेट है भाई, मेरे को और कुछ करना ही नहीं है भाई, मैं आराम से घर पे बैठ के खाना वाना खाऊंगा और मतलब जॉब के बाद चिल लाइफ जीऊंगा, पार्टी वार्टी करूंगा। मेरा कॉलेज अच्छा था तो 1 लाख 12 लाख एनम का पैकेज मैं सोचता था। उसके बाद अगर आप छोटे से हो तो आप सोचते हो कि 30-40 हज़ार। अभी के टाइम पर अगर आप इंडिया में जाओगे एवरेज सैलरी कितनी है? 30-40 हज़ार मैक्स, उससे ज़्यादा तो मेरे को नहीं लगता नहीं होगी। बट वेब 2 में क्या है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, और स्किल्स भी आपको ऐसा नहीं कि आपको कहीं बाहर जाना है, आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, रिमोटली जॉब करते हो, इवन लाइक कितनी भी बड़ी पोजीशन हो जाए, आप टेक में हो, आप मार्केटिंग में हो, आप कोई सी पोजीशन ले लो, सारा वर्क फ्रॉम होम रहता है, रिमोट होता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्रिप्टो में बाइनेंस से बड़ा कोई नेम नहीं है, मोस्टली 90% एम्प्लॉयज़ वर्क फ्रॉम होम करते तो हैं। मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि अगर मेजर डिफरेंस मुझे समझना है वेब 2 और वेब 3 के अंदर में, तो पहला तो आपने बताया इनकम डिफरेंस है, डेफिनेटली, राइट? मतलब अगर मैं वेब 2 के अंदर में $500 पर मंथ कमा रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है मैं वेब 3 में कितना कमा सकता हूँ? $500, अब वो स्किल के ऊपर डिपेंड है। देखो, आप वो 5,000 भी कर सकते हो, आप 2,000 भी कर सकते हो, आप वो 10,000 भी कर सकते हो। अच्छा, डिपेंड मतलब है आप कितना टाइम दे रहे हो और आप में कितनी लगन है करने की। तो अगर मैं ये बोलूं एटलीस्ट 4x तो मैं कर ही सकता हूं। 4x पे इट्स वेरी वेरी इजी, वो भी घर बैठ के, एंड आपको कहीं ऑफिस वो 9 to 5 की जॉब नहीं करनी है। सबसे बड़ा हेडेक क्या होता है? 5-9 बजे उठ जाना है आपको ऑफिस, वो सबसे बड़ा हेडेक है लाइफ में, ठीक है ना? आप उसको स्किप करते हो, जब आपका मन है काम करने का करा, दैट्स इट। मतलब और दूसरी चीज जो मुझे लगता है वेब 2 और वेब 3 के अंदर में, यहाँ पे
वर्क फ्रॉम होम का आपने बताया कि हर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है बाइनांस, बाइनेंस। उसके पास में वर्क फ्रॉम होम की कल्चर है। तो जो वेब 2 के अंदर में बहुत कम देखने का मौका मिलता है, जो आपको वेब 3 के अंदर में देखने का मौका मिल जाता है कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में भी आप काम कर रहे हो तो भी आपको वर्क फ्रॉम होम है। तो ये सेकंड बेनिफिट मुझे लगता है कि वेब 3 के अंदर में आने का हो सकता है। और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं अगर कोई बंदा इसको सोचे तो? एंड जो नेक्स्ट है, आप ग्लोबल लोगों से साथ काम करते हो, राइट? आप केवल ऐसा नहीं कि इंडियंस के साथ काम कर रहे हो। डेफिनेटली ऑफिस में आप किसी अच्छी कंपनी में हो, IBM में हो, एप्पल में हो, किसी में भी हो, वहाँ पे होते हैं एम्प्लॉयज़, बट इतना आप कनेक्ट नहीं करते हो। बट आप जब Web3 में हो तो क्या होता है, सेम टीम है। अब फॉर एग्जांपल मैं किसी साउथ एशिया टीम को लीड कर रहा हूँ या मैं उस टीम में हूँ, तो मेरी टीम के अंदर चाइनीज़ लोग भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, सब लोग होंगे, तो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ेगा। एंड अगर आप फॉर एग्जांपल मेरी जब इनिशियल आया तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हेल्प हुई, क्योंकि मेरे को वो प्रेशर आया एक टाइप से। बट सामने वालों किसी ने भी मेरे को ये नहीं फील कराया कि भाई ये जजमेंट वाला सीन नहीं था। ऑनेस्टली इंडिया में वो थोड़ा सा रहता है कि आप ऑफिस में हो, थोड़ा जजमेंट हो जाता है। इतना बुरा नहीं है, बट इनिशियली मैंने फील किया, इनिशियली होता है। इवन मैं जब कॉलेज में था तभी मैंने फील किया था, तो मैं ये बता रहा हूँ एक्सपीरियंस। तो तीसरी चीज जो आपने बोली कि आपको ग्लोबल लोगों के साथ में वर्क करने का मौका मिल जाएगा, मतलब ग्लोबल वर्किंग अपॉर्चुनिटी। इसमें मैं एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है, आपने और हमने बहुत बार सुना है कि और नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आज अगर आपके पास में मौका है, मतलब किसी दुनिया के एक कंट्री में बैठ के 10 कंट्री के लोगों के साथ में काम करने का, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्टीमेटली 10 कल्चर, 10 थॉट प्रोसेस, 10 माइंडसेट, और उन सारी चीजों में से आपको एक नया व्यक्ति सीखने का मौका मिल जाता है। और जब आप अपना एक अपग्रेडेड वर्जन कर देते हो, तो मुझे लगता है आप अपने आप में एक बेटर इंसान बनने लग जाते हो, जब आप ऐसे इन्वायरमेंट में अपने आप को रखते हो। तो ये तो तीसरा बेनिफिट है ग्लोबल लोगों के साथ में या ग्लोबल नेटवर्क के साथ में आपको काम करने का मौका मिलता है। माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने बोला, जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मेरे को लगता था 1 लाख इनफ है। बट अभी मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ उनके लिए $10,000 भी बोल दूँ, वो बोलते हैं इट्स नथिंग, इट्स पेनी फॉर देम, राइट? तो वो माइंडसेट भी रहता है। उनकी जो सीखने की चीज़ होती है, लगन होती है, वो एक अलग लेवल पे होती है। उनको हर चीज़ करनी है ट्राई, उनको ट्रेडिंग भी करनी है, उनको जॉब भी करनी है। तो वो एक, अगर अभी मीम्स का ट्रेंड है तो उनको मीम भी करना है, तो वो जो होता है ना कि एक मल्टी टास्किंग। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, फिर जैसे आपने बताया कि वो लोग मल्टीटास्किंग हो जाते हैं, या मल्टीटास्किंग भी आप सीख सकते हैं, या मल्टीटास्किंग आप बन जाओगे जब आप ग्लोबली लोगों के साथ में काम करोगे। और जैसे आपने दूसरी चीज बोली कि आपके पास में एक सर्टिफिकेशन वाला नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, जिसकी 1 लाख रुपए की सैलरी है इंडिया के अंदर में या किसी भी देश में, वो सोचता है ठीक है यार, चिल लाइफ है, वे जो 1 लाख रुपए आ रहे हैं हर महीने के, मेरे को कौन सा लोड है, कुछ नहीं हो रहा है। बट जब आपके आजू बाजू में आपसे बड़े लोग हैं, लाइक समवन इज अर्निंग लाइक $10,000 और $100,000 अ मंथ, और आप उसको बोलते हो मेरी $1,000 की सैलरी है, वो तुम पे हंसेगा, बोलेगा मेरा इतना खर्चा है दिन का, राइट? सो सर्टिफिकेशन नहीं आता। मुझे लगता है कि आप जब ग्लोबल लोगों के साथ में काम कर रहे हो, मल्टीटास्किंग लोगों के साथ में काम कर रहे हो। अच्छा, एक बात और है, जब आपने ये काम शुरू किया, मतलब मल्टीपल कल्चर के लोगों को, तो कोई ऐसा कल्चर जिसमें आपको लगा कि यार हम बहुत कम है, या फिर जैसे मैंने किसी चाइनीज के साथ में काम किया था, तो दे आर वेरी पंक्चुअल, मतलब वो 9 बजे बोलेंगे ना तो 9 बजे से 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। और इंडियन कल्चर कैसा होता है, 9 बजे ना तो 9:30 में पहुंचना है हमने, आराम से पहुंचते हैं, राइट? तो ऐसा कोई आपको नोटिस हुआ था आप जब काम करना शुरू किए? मेरे को ना चाइनीज अच्छे लगते हैं, एंड दूसरा कोरियन। ये दोनों क्या स्पेशलिटी इन लोगों में? चाइनीज, जैसे आपने बोला टाइम का, उनको अगर बोल दिया, जैसे हमारा मीटिंग्स होता है, उन्होंने जो भी टाइम दिया उसी पे उनको आना है। अगर 2-5 मिनट भी लेट किया फिर देन वो, कभी मेरी साइड से तो मैंने कभी देखा नहीं कि सामने वाले बंदे ने इतना लेट किया हो। ऑन द टाइम, इवन कि वो टाइम से पहले ही रहता है, ठीक है? और कोरियंस का क्या रहता है, कोरियंस एकदम चिल रहते हैं, उनको शो ऑफ, वो क्लासिक कपड़े और ये सब पहनने का कोई शौक नहीं है। वो अपना मोबाइल लैपटॉप लेके चलते हैं, जो भी काम करना करते हैं, आराम से शांत होकर बैठते हैं। और एक चीज़ और, अभी जैसे उनका क्या सीन होता है, वो अकेले काम करना पसंद करते हैं, बट हाँ अगर नॉलेज की बात आती है वो शेयर करते हैं। बट अगर उनको कुछ काम करना है वो प्रेफर करेंगे अकेले बैठें, जैसे स्टारबक्स हो गया, कुछ घर हो गया, बट वो प्रेफर करेंगे कि भाई अकेला बैठें, अपना लैपटॉप है, हेडफोन लगाया, काम करना स्टार्ट। इवन सेम चीज़ चाइनीज़ के साथ भी होती है। चाइनीज़ तो पंचुअल, तो लाइक उनसे ज़्यादा मैंने पंचुअल अपनी लाइफ में कोई बंदे नहीं देखे ऑनेस्टली, कोई भी कल्चर नहीं का, इवन अमेरिकन्स के कोई भी नहीं है। और That's why they are ahead of the world, मतलब लोगों से, दुनिया से आगे हो। और एकदम काम होते हैं। स्पीकिंग इज़ वेरी नाइस, कि भाई आपको कभी वो कितने भी बड़े हो जाएं, वो आपको कभी ये सामने से फील नहीं कराएंगे कि भाई तुम कुछ नहीं हो। एंड इवन लाइक जैसे मैं पिछली कंपनी में था,
मेरे को फाउंडर था, मेरे सीईओ था, एकदम चिल काम करते थे। मेरा कुछ केपीएस कभी हिट नहीं हुआ, आराम से भाई चल कर, आराम से हो जाएगा, इस मंथ नहीं नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, एकदम रिलैक्स माइंडसेट। उनको ऐसा नहीं था कि भाई एम्प्लॉयज़ के ऊपर कभी प्रेशर नहीं डालते। तो ये सब चीज़ चाहिए ना। इंडिया में अगर आप जाओगे मैनेजर्स का ये थोड़ा मेरे को लगता है कि ये नहीं होता। मेरे को कुछ कॉलेज फ्रेंड्स हैं, वो काम करते हैं कंपनीज में, ओ भाई हिट नहीं हो रहा भाई, ये तो वर्क को ये बोल रहा है वो बोल रहा है। यहाँ पे वो चीज़ मैंने फील करी है कि ये नहीं होता। इवन जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, एक्सचेंजेस हैं, वो सारे चाइनीज़ हैं, राइट। तो उनसे आप बाइनेंस देख लो, आप गेट देख लो, आप एल बैंक देख लो, आप KuCoin देख लो, सारे चाइनीज़ हैं, सारे चाइनीज़ हैं। और इतना अंधा पैसा है उनके पास कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट जब आप उनसे मिलोगे आपको लगेगा भाई ये इसके पास इतना पैसा है। सीजी को आपने देखा इवेंट्स में एकदम चिल रहता है, टी शर्ट डाल के रहता है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है भाई, आप फील ही नहीं करोगे भाई ये बिलियनर है, मिलियनर है। तो ये थोड़ा सा एक डाउन टू अर्थ बंदे होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, काम होते हैं, स्ट्रेस इतना लेते नहीं है एंड रिलैक्स है। आप उनके साथ जब उल्टा करोगे ना तो वो आपको ऐसे नहीं कि भाई बदला लेने का, वो लीव करके चले जाएंगे। उनको लगा कि भाई ये बंदा मेरे से कुछ ओवर स्मार्ट बनने के ट्राई कर रहा है, दे विल लीव इट, दैट्स इट। मतलब इंडियन कल्चर नहीं है बदला लेने का, बदला वाला वो देख लूंगा वो नहीं है भाई। वो बोल रहे हैं ठीक है इसकी मर्जी है, जो करना है करने दे, खत्म बात, वो छोड़ के चले जाते हैं ऐसा। तो जैसे अभी तक हमने बात करी कि माइंडसेट चेंज हो जाता है, आपकी कल्चर चेंज हो जाता है, आपके पास में मल्टी कल्चर लोग हैं, आपके पास में मल्टी लैंग्वेजल लोग हैं, आपको प्री जज करने वाले लोग नहीं है। और कोई ऐसे मेजर 1-2 पॉइंट्स आपको लगता है कि दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन वेब 2 एंड वेब 3? सबसे बड़ा जो मेजर एक और लगता है मेरे को, डिग्री वाला, कि आपने क्या पढ़े हो। वो यहाँ पे कोई आके ये नहीं बोला है मेरे को डिग्री दिखाओ। इट डिपेंड्स कि आप कैसा इंटरव्यू है फॉर एग्जांपल, तो इंटरव्यू में आप कैसा बोल रहे हो, अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो, दैट्स इट। कोई आपसे डिग्री नहीं पूछेगा, आप 10th पास हो, 12th पास हो, आपने कुछ भी किया है। भाई मैंने इंजीनियरिंग करी, मैं 11th-12th में मैंने वो था साइंस में था मेरा, देन फिर मैंने इंजीनियरिंग कंटिन्यू की साउथ इंडिया से। उसके बाद बट स्टिल जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तब भी मैंने क्रिप्टो में आ गया था, उससे पहले ही आ गया था एक्चुअली, बट वहाँ पे कभी जॉब वॉब नहीं की थी स्टार्ट। जब मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी, मेरा बस इंटरव्यू हुआ, दैट्स इट। किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा भाई तुमने स्टडी क्या किया है। भाई मैं उस समय कॉलेज स्टूडेंट था, राइट। सेकेंड कंपनी सेम चीज़, और उसमें मैं 2 साल रहा, अराउंड 2.5 ईयर्स रहा। तो वहाँ पे किसी ने मेरे से ये नहीं पूछा भाई डिग्री क्या है, तुम क्या कर रहे हो। अभी मैं जैसे इंजीनियरिंग किया तो मेरा टेक का पार्ट हुआ, राइट, इंजीनियरिंग के हिसाब से तो, बट मैं भी कर रहा हूँ सेल्स मार्केटिंग इन सब चीज़ों, इवेंट्स के ऊपर। इट्स टोटली डिफरेंट। MBA वाला बंदा जो काम करता है वो मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डिग्री मैटर ही नहीं करती है, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, अब बोलने में कैसे हो, काम हो कैसे हो, वो भी मैटर नहीं करता। बट जो आप बताना चाहते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, दैट्स इनफ। मतलब नो डिग्री रिक्वायर्ड। मतलब जो इंडिया में ऐसा होता है कि भाई तुम्हारे पास में कौन सी डिग्री है, वो क्या पढ़े हो, कौन सी वर्क। अच्छा, लोगों को ना एक और गंदी आदत लगी हुई है बड़े नाम के पीछे छुपने की। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बोले मेरा बेटा जो है ना IIM में, बट IIM में वो कंपाउंडर है, तो नाम के पीछे छुप जाना है कि मेरा बेटा ना गूगल में है, गूगल में वहां पर टेलीकॉलर है। तो भाई बड़े नाम के पीछे छुपने से ज्यादा अच्छा है कि कोई छोटा नाम भी हो, उसमें अपना बड़ा काम हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये चीज है, बिकॉज आई सॉ, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने ये बात भी बहुत बार में सुनी होगी कि जिनके पास में डिग्री है वो वही काम करते हैं जो डिग्री में लिखा है, जिनको सीखा है। जो जिनके पास में है ही नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। दे डोंट हैव एनी लिमिटेशंस टू कि यही पढ़ूंगा या यही करूंगा, राइट। नाइस यार, तो डिग्री की जरूरत नहीं है। और कोई मेजर, अच्छा एक बात बताओ, जैसे हर इंडस्ट्री के प्रिविलेजेस है, तो ऐसा कोई प्रिविलेज इस इंडस्ट्री में भी है कि भाई ये मौका बहुत बार बार मिलता है? बिकॉज मैं आपको देखता रहता हूँ, बहुत ट्रैवल करते रहते हो आप, कभी सिंगापुर हो, कभी हांगकांग हो, कभी किसी और कंट्री में हो। सो कोई ऐसे प्रिविलेजेस भी मिलते हैं कि किसी व्यक्ति को जो वेब3 के अंदर में एंटर करना चाहे? तो फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैवलिंग पसंद है, किसी को लगता है कि भाई बाहर कंट्रीज में जाना है बट टाइम नहीं होता जॉब में, तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ग्लोबली इतने इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी टोकन हुआ था सिंगापुर में, टोकन होता है दो टाइम्स, पहले सिंगापुर फिर दुबई, उसके बाद थाईलैंड ब्लॉकचेन वीक है, बाली में होती है कॉइनफेस्ट एशिया, कोरिया में होता है KBW। तो इतने इवेंट्स होते हैं एक साल के अंदर, पेरिस में होते हैं, हर ग्लोबली सब जगह होते हैं। तो अगर आपको ट्रैवल पसंद है, बेस्ट जॉब है भाई। कुछ नहीं, बैग लिया, चलो वीजा लगा, लैपटॉप और इंटरनेट होना, लैपटॉप इंटरनेट मोबाइल जो भी है इनफ है आपके लिए, उठा के चलते बनो, इवेंट्स में जाओ। इवेंट्स में जा रहे हो, काम भी हो रहा है साथ में, आपका घूमना भी हो रहा है, आपको पसंद जो चीज़ आपको पसंद है वो तो हो ही रही है साथ में, पैसा भी आ रहा है साथ में, और क्या चाहिए लाइफ में। इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। व्हाट यू लाइक
एंड उसके साथ में पैसा भी आपके पास में पैसा इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि लाइफ में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। एंड जो चीज़ आपको पसंद है, ट्रैवल है। कब समझ में आया यार जब कोई इंसिडेंट जिसने तुम्हें समझा दिया कि ओए ऐसे नहीं है तेरे पास में? मैं ना जब थर्ड ईयर में था ना, सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट मतलब फोर्थ सेमेस्टर में कंप्लीट होने वाला था, तब ना आईफोन आया था नया नया। तब यार सब दोस्तों ने लिया था, तब मैं नहीं ले पाया था कि यार मतलब शौक नहीं था इतना मोबाइल का, बट देख के होता है ना, तो बोल ही देते हैं हम कि शौक नहीं था, बट लगता तो था बट कि लगता खरीदना ही था है। भाई यार इतने सारे फीचर है भाई, और कॉलेज टाइम में दोस्त ला रहे हैं सारे, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता था। फिर उसके बाद लाइक हम हॉस्टल्स में रहते थे, जब मन किया दोस्त होते थे होटल, जो हॉस्टल्स वाले होते हैं कि कहीं भी घूमे आओ, कुछ भी खा लो। अब हॉस्टल्स में तो यही होता है भाई, अंधा खर्चा होता है। वो तो होता नहीं है कि भाई लिमिटेड घर पे बैठे हैं, मम्मी नहीं ये नहीं करना वो नहीं करना। हॉस्टल में तो अंधा चलता है। तो वो कुछ चीज़ें होती थी कि भाई वहाँ पे लगता था ये कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, तो वो वहाँ से थोड़ा सा फील एक हुआ था स्टार्ट। देन उसके बाद बट अब पैसा आने के बाद अब पैसा आने के बाद वो ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को लगता है दुबई आके बड़ा अच्छा है, बट अब वो लगता है भाई ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, इट्स वेरी चिल थिंग। मैं ट्रिप पे तो नहीं आया हूँ, मैं तो रहता हूँ भाई, वो सीन है। बट अब तो चिल है। बट हाँ, वो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था जब मैं थर्ड ईयर में था। अच्छा, हर किसी के लाइफ में मुझे लगता है कि ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं। इंसान है ना भुलक्कड़ है, या इंसान है ना अपने आप को बहुत जल्दी माफ कर देता है, और जिसकी वजह से इन इवेंट्स को पकड़ के वो कभी भी अपनी लाइफ के अंदर में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लेके आ सकता। मतलब मैंने ऐसा देखा है कि मान लो आपके साथ में नहीं हो रहा है ये हंड्रेड्स ऑफ लोगों के साथ में हो रहा है, बट क्या उसको वो बुरा लग रहा है क्या? हाँ, क्योंकि वो बुरा point है। लगेगा तो बदलाव आएगा। बट अगर उसने उसको बुरा ही नहीं लग रहा, मान लो आपको बुरा लगा, तो आपने वो चीज को एज ए इंस्पिरेशन लिया कि भाई अब मेरे को करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट, बिकॉज यार ये बात तो चॉइसेस पे आ रही है, ये बात तो खाने पीने पे आ रही है, ये बात तो स्पेंडिंग पे आ रही है, आई हैव टू डू इट। तो ये लोगों के जिंदगी में हर दूसरे दिन में होता है। मतलब आज भी सुबह से किसी की जिंदगी में ऐसा कोई मोमेंट आकर गया होगा जिसमें उसकी बेइज्जती हुई होगी, जिसमें उसको किसी ने नीचे दिखाया होगा। बट अल्टीमेट गेम क्या है? आपको बुरा लगा, अल्टीमेट गेम ये है कि क्या आपको इंटरनली ऐसा फील हो रहा है कि यार इनफ इज इनफ, आई हैव टू स्टार्ट नाउ। राइट। मेरा जब मैं लॉकडाउन आया था ना, तब भी आपको पता है कि सबका मोस्टली सब सब फैमिलीज का बिजनेस बंद हो गया, तो मेरे साथ भी होता तब। बट तब वो टाइम पे ना इतना फील नहीं हुआ था, क्योंकि घर पे बैठे थे, मम्मी पापा साथ में थे, खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए लाइफ में, मोबाइल है साथ में। बट उस टाइम इतना फील नहीं हुआ था। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं जब अकेला रह रहा था, तब वो चीज़ें फील हुई थी। तो वहाँ से मैं बोलूँगा कि मेरा एक्चुअली, क्योंकि क्रिप्टो में मैं ऑलमोस्ट 6 साल से हूँ, बट फर्स्ट 2-3 साल तो मैंने कुछ नहीं उखाड़ा था। लाइक कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। देखता था लोगों को ट्रेडिंग करते हुए या वीडियोस देखता था, बट उससे ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ सीखा हो, ना पैसा कमाया हो, कुछ नहीं था। तो वो जो मेरा थर्ड ईयर का जो इंसिडेंट था ना, वो एक्चुअली वहाँ से। तो अगर मान लो इस बात से किसी को किक लग गई हो अभी, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ये रियलाइज हो रहा है कि ठीक है किरण भाई, आपने बात बोली कि आपको बुरा लगना चाहिए, मुझे बुरा भी लगा है, एंड आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना भी है। बट भाई ये वेब3 में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज है जिसके अंदर में मैं एंटर करके पैसे बना सकता हूं, या मैं एज ए करियर देख सकता हूं, या मैं इसमें पैसे बना सकता हूं? कि ऐसी कौन सी चीजें हैं या ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो मैं इस इंडस्ट्री में आ सकता हूं? स्टेप बाय स्टेप बताओ कि कोई न्यू बिज है, उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है। मतलब कोई अब भी नया बंदा है इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में, जैसे आपने बताया कि मैंने शुरुआत करी थी, अब इंडस्ट्री तो समझ में आ गई हमको कि वेब3 एक नया फ्यूचर है, एक करियर अपॉर्चुनिटी है, बट अब उसमें मौके कौन से हैं? क्योंकि पता होना चाहिए कि अगर मान लो मैं एक न्यू बंदा हूं, एक नया बंदा है, उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे यह जानना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज अभी के समय पे वेब3 में अवेलेबल है। आप स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपकी जर्नी रही होगी, इनिशियल पे आपने कुछ अलग काम किया होगा, फिर आपके स्किल बढ़े तो आपने अलग काम किया होगा, क्योंकि आप कॉलेज के डेज से कर रहे हो। सो व्हाट इज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अ न्यू पर्सन? देखो, सबसे पहले तो एक गलत चीज़ कि वेब3 का मतलब या क्रिप्टो का मतलब लोग समझते हैं आते हैं ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, पैसा डालते हैं और पैसा वो डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी वो नहीं है। अब सीखो पहले तो, ठीक है। अब जैसे मेरी जर्नी क्या थी कि मैं स्टार्ट किया, मेरे को जो इनिशियल जो फर्स्ट पेमेंट था जॉब का, मैं बता रहा हूँ $30 का था। अब $30 पर मंथ, ठीक है। अब उसमें इतना कुछ हार्ड नहीं था। चैटर एक वर्ड होता है, चैटर या शिलर, तो क्या बोल सकते हैं इसको? चैटर या शिलर्स, चैटर्स, राइट? मतलब जो चैट करे, सिंपल सी बात है, चैटर्स और शिलर्स। शिलर्स, ओके। अब उनका बेसिकली काम क्या होता है
कि जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं क्रिप्टो के, उनके टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, उनके Community manager? कम्युनिटीज, हाँ कम्युनिटीज होती हैं, उनके साथ अंदर जाके चैट्स करना मल्टीपल आईडीज के साथ। टेलीग्राम आईडीज बनाई आपने मल्टीपल, उनके साथ जस्ट चैट करना है, डेली के 50-100 चैट्स मैसेज भेजे, दैट्स इट। अब भाई बंदी के साथ बात कर रहे हो, किसी दोस्तों के साथ बात करते रहे तो 100 चैट मैसेज उससे तो पैसे नहीं आते। उससे तो पैसा नहीं आता ना। $30 भी आ रहा था, इनफ था मेरे लिए। तो उस टाइम पे तो कितना होता है, 3,000 रुपए। 3,000 रुपये अप्रॉक्स, भाई बहुत था। मेरी लाइफ अच्छी चलती उस टाइम। पहला सबसे इजी फर्स्ट जो स्टेप था वो मेरा ये था। उसके बाद यहाँ से आप मूव करोगे कम्युनिटी अच्छा, मॉडरेटर। इसमें सबसे पहली चीज तो ये है, अपन पहले वापस पहले पॉइंट पे आते हैं। ये शिलर जो है, इसको डेली का कितना घंटा देना पड़ेगा कि यार पर डे मुझे कितने आवर्स देने पड़ेंगे इस काम को अगर मुझे करना है तो? यार इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें ना डिवाइड होता है। जैसे एक कोई प्रोजेक्ट है, उसका टेलीग्राम ग्रुप है, वो 3 टाइम जोन्स में काम करता है। अब 3 टाइम जोन्स कैसे होते हैं, 8-8-8, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया टाइम जोन में हूँ, तो मेरे को एक टास्क होता है कि मेरे को इस टाइम जोन में कम से कम 50 से 100 मैसेज भेजने। अब वो मैं 1 घंटे में करना चाहता हूँ, 1 मिनट में करना चाहता हूँ, कैसे भी करना चाहता हूँ। सिंपल सा टास्क है कि मेरे को 100 मैसेज करने हैं। अच्छा, वो ऐसा टाइम नहीं है कि भाई मेरे को 1 घंटा देना, 2 घंटा देना, वो ऐसा कुछ नहीं है। इतने मैसेजेस तो टास्क डिपेंडेंट वर्क है, मतलब कि आपको टास्क Yes. दिया जाएगा, आप टास्क 1 घंटे में कंप्लीट कर लो, आप फ्री हो उसके बाद। हाँ। ओके। अच्छा, दूसरी चीज इसमें इनकम अपॉर्चुनिटीज क्या वैरी कर सकती है कि किस रेंज से लेके किस रेंज तक एक व्यक्ति को इनकम हो सकती है? यार अब जो मेरा था ना, वो एकदम छोटा सा प्रोजेक्ट था। वो एकदम मतलब उसका किसी ने उस टाइम पे नाम भी नहीं सुना होगा। बट आप बड़े प्रोजेक्ट में जाओगे, सेम काम मैंने किया था एक बड़े प्रोजेक्ट में, अभी के नाम पे बहुत बड़ा मीम कॉइन है, तो वहां पे मेरे को मिल रहे थे $200 सेम चीज के। ओके, सेम चीज है, $200। $200। तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो। इन शॉर्ट बोले तो कंपनी नेम, राइट। अगर आप अभी सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं, अभी के टाइम पे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक का नाम है सोलाना में अगर आप काम कर रहे हो, इजीली मैं मानता हूँ इस काम के लिए आपको $200, $300, $400 में भी ज़्यादा भी मिल जाए, राइट। बट वहीं पे कोई एक नया प्रोजेक्ट आया मार्केट के अंदर, जो जिसका किसी को कुछ पता भी नहीं है, उसके कुछ है ही नहीं, बजट नहीं है उसका। बजट ही नहीं है भाई, वो आपको कैसे दे देगा इतना पैसा। तो उसके लिए आप मे बी वेरी करेगा $20, $30, $50 मैक्सिमम अ मंथ। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। इसमें आपकी स्किल्स मैटर नहीं करती, राइट। इसमें ऐसा कुछ स्किल्स है भी नहीं ऑनेस्टली। तो यहाँ पे आपको मैटर करता है कितने प्रोजेक्ट की कितनी डिमांड है एंड तो उसकी हाइप मतलब कितनी है। टाइम सेल करके पैसा बना रही, यू डोंट नीड टू गिव द स्किल। आप आपके पास में सिर्फ टाइम ट्रेड करो और पैसे बनाओ। पैसा बनाओ, मतलब यू आर द लोएस्ट लेवल इन द स्पेस की जहां पे आप शुरू करने के लिए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, वो यहाँ से शुरू कर सकता है, राइट। ही कैन बी अ शिलर और यू कैन से अ चार्टर, राइट। अच्छा, अब ये एक्सपीरियंस के बाद में आपके जर्नी से बताओ कि इसके बाद में क्या प्रोसेस हो सकती है या इसके बाद में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? इसके बाद जो नेक्स्ट था वो होता है कम्युनिटी मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का काम क्या होता है, ओके। अब इसमें क्या था, कितने भी आप कभी भी काम करो, ऐसा कुछ ड्यूरेशन फिक्स नहीं थी। एक आपको टास्क था, आप टाइम के बेसिस पे उसको टास्क को कंप्लीट करो। अब यहाँ पे कम्युनिटी मॉडरेटर में क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होती है कि आपको इससे इस टाइम आवर्स के बीच में काम करना है। फॉर एग्जांपल आप टाइम ले लो 12 से 8, तो एक मिनिमम टाइम जोन होता है कि 6 से 8 घंटे आपको काम करना है। अब उस टाइम जोन में अब क्या काम होता है आपका, बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप है, ग्रुप्स के अंदर कोई भी नेगेटिव टॉक्स नहीं होनी चाहिए, आपको उसको डिलीट करना है। ओके। आपको कोई भी क्वेश्चंस आता है, फॉर एग्जांपल कम्युनिटी का कोई मेंबर है, उसको क्वेश्चन है कि भाई प्राइस, फॉर एग्जांपल लेके चलते शिबा इनू है, ठीक है, शिबा इनू का प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डंप हो रहा है, तो लोग पूछ रहे हैं डंप क्यों हो रहा है। आपको उस सब चीज़ों के आंसर करना है। किसी एक्सचेंज पे कोई प्रोजेक्ट लिस्टेड है, अब वहाँ पे कोई यूज़र जाके ट्राई कर रहा है बाई करने का, तो वो बाई नहीं हो रहा है, वो यूज़र आएगा पूछा है क्यों बाई नहीं हो रहा है, तो आपको उन सब बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर करना है। नेगेटिव जितनी भी टॉक्स हो रही हैं उनको डिलीट करना है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चाहिए उसे उसके बारे में नेगेटिव टॉक्स हों, डेफिनेटली, राइट। तो बेसिकली ये काम होता है। ये एक टाइम जोन रहता है कि आपको इस टाइम जोन से इस टाइम जोन में एक्टिव रहना ही है। एंड यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने 1 घंटा कर लिया, 2 मिनट कर लिया, वो वाला सीन नहीं, आपको फिक्स एक टाइम जोन रहेगा। ओके, सो मतलब आप टाइम जोन यहाँ फिक्स रहेगा, पहली चीज, राइट, जो 6 to 8 आवर्स, राइट, या 6 to 8 6 to 8 आवर्स का टाइम फ्रेम रहेगा। स्किल क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने बोला कि 8 घंटे काम करना है और ये सारे एक्टिविटीज करनी है, तो बेसिक स्किल सेट क्या होना चाहिए किसी व्यक्ति के पास में? बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश में जस्ट टाइपिंग आनी चाहिए, आपसे कोई वॉइस में नहीं भेजना रहा। तो मे बी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको हिंदी में अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करना आना चाहिए, एंड उसको आप चैट जीपीटी, AI है, चैट जीपीटी पे डाल के यूज़ कर लो। तो या तो आप बोल दो आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, या आप ये बोल दो आपको चीज़ें एक्सप्लेन करनी अच्छे से आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ पूछा, तो आप उसको ईजी वर्ड्स में बता पाओ कि भाई इस चीज़ का आंसर ये है,
वेरी सिंपल वर्ड्स। तो ये होना चाहिए, बस ये दो चीज़ें मेन है, बाकी ऐसा कुछ मतलब यू नीड टू बी अ पर्सन जो डिस्क्राइब बहुत आसानी से कर दे सके। कि कोई नूब है इंडस्ट्री का, उसको आया है, उसने फॉर एग्जांपल बेसिक एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं इंडस्ट्री में नया हूँ, मेरा माइंडसेट है कि मेरे को क्रिप्टो बाय करना है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ बाय करने का और मेरे से हो नहीं रहा है, तो मैं जाके आपसे पूछ रहा हूँ, तो अब मेरे को ईजी वे में कि भाई इसको ऐसा यहाँ पे तो मिस्टेक कर रहा है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर ट्रेडिंग है, आपको पता है फ्यूचर ट्रेडिंग में कुछ आपको ट्रांसफर करने पड़ते हैं फंड्स स्पॉट से फ्यूचर में, तो वो बेसिक चीज़ें ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊँ, दैट्स इट। अच्छा, इनकम की क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे? जैसे इनकम का क्या पोटेंशियल हो सकता है कि एक मान लो कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो क्या रेंज में उसको इनकम मिल सकती है, क्या इनकम वो जनरेट कर सकता है पर मंथ? मेरा यहाँ से अप्रूवल जो हुआ था ना, बोनस, वो यहाँ पे $30 सीधा $100 हो गया था। ओके। एक तो ये चीज़ है, $100 इज द मिनिमम आई वुड से। दूसरा, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट साथ एक साथ काम कर सकते हो। ओके। ऐसा नहीं कि आपको एक ही कंपनी में काम करना है, एक ही प्रोजेक्ट साथ। आप अगर आप में कैपेबिलिटीज हैं, आप 10 के साथ काम करो, तो अगर आप $100 एक प्रोजेक्ट से बना रहे हो, आप 1000 बनाओगे एक से, ये मतलब 10 मल्टीपल प्रोजेक्ट के मल्टी साथ प्रोजेक्ट से काम करते हो। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आप एक के साथ ही काम करना है, 2 के साथ ही काम करना है। राइट। आप अगर मैनेज कर सकते हो, इट्स गुड। बट अगर आप इसमें मास्टर हो जाते हो, मान लेते हैं कि मैं कम्युनिटी मॉडरेटर में मास्टर हो गया, मतलब आई कैन हैंडल अ कम्युनिटी वेरी वेल, मैं क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे दे सकता हूँ, तो अपर साइड लिमिट क्या हो सकती है एक प्रोजेक्ट के साथ में इनकम की? जो मिनिमम मान के चलूंगा $100 और मैक्स मानूंगा $1000 से $2000। जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं वो देते हैं, बट हाँ फिर उसमें ऐसा ही नहीं है कि आप केवल कम्युनिटी मैनेज कर रहे हो, उसके बाद आपको बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। फिर एक चीज होती है कि आप ना जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे भी मॉडरेटिंग करनी पड़ती है, राइट? तो वो भी एक चीज़ है। तो मल्टीपल चीज़ें इंक्लूड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो जस्ट ये नहीं रहता कि आपको टेलीग्राम ग्रुप मैनेज करना है, फिर आपको कंटेंट भी मैनेज करना पड़ेगा उनका, आपको उनका ऑफलाइन इवेंट्स और वो सारे मैनेज करने पड़ेंगे, लोकेशंस, वहाँ का जितना भी रहना वहना है। फॉर एग्जांपल आप टीम के बंदे हो तो आपको रहना भी है, आपको सब काम, होटल्स, फ्लाइट्स, वो सब भी आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें मल्टीटास्किंग हो जाएगी वहाँ पे। तो आपके वहाँ पे नॉट बैड मनी कि $2000 अगर मुझे महीने के मिल रहे हैं और मुझे ये सब काम करने पड़ रहे हैं, नॉट बैड मनी। हाँ, मतलब इट्स वेरी गुड मनी भाई। 2000 मतलब 1,80,000 बहुत है भाई लाइफ में। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, जब इनिशियल मैं कॉलेज में था मैं सोचता 1,00,000 रुपए लाइफ सेट है, बट यहाँ पे आप इस काम के लिए ये मिल रहा है और ये काम आप घर बैठ के कर रहे हो। आपको चैट्स करने हैं, आपको कम्युनिटी मैनेज करनी है, आपको किसी के लिए फ्लाइट्स, टीम मेंबर के लिए, आपको किसी फॉर एग्जांपल किसी नए बंदा है टीम के अंदर, उनके बीच कम्युनिकेट करना है। आप वो इजी काम है ना, सब ऑनलाइन हो रहा है, कुछ भी नहीं करना आपको। फ्लाइट बुक ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन। तो मतलब अगर कोई पैशन प्रीनर है जो अपने पैशन को फॉलो कर रहा है, इसका किसी का डांस है, एक्टिंग है, सिंगिंग है, क्रिकेट है, ट्रेडिंग है, कुछ भी है, वो उसको करते करते इसको कर सकता है, बिकॉज ही डोंट नीड टू बी प्रेजेंस देयर ऑलवेज कि भाई 24 घंटा लाइव रहना है, Right. एंड उसकी चीज है तो वो मोबाइल से भी सारी चीजें ऑपरेट कर सकता है। तो मुझे लगता है ये जॉब किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत सुटेबल रह सकती है जो जेन्यूनली 4 दीवारों के अंदर में बंद रह के एक पीसी और एक एसी के साथ में और एक लैपटॉप के साथ में बैठकर अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिताना चाहता, वो सेम रूट से हर दिन गाड़ी नहीं चलाना चाहता, वो व्यक्ति जो सेम टिफिन को ओपन करके हर दिन वही घिसा पीटा खाना नहीं खाना चाहता, उसके लिए मुझे लगता है ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट? तो ये आगे हम लोग कम्युनिटी मॉडरेटर से, इसके आगे की क्या स्टेप हो सकती है, इसके आगे क्या अपॉर्चुनिटी है जो कोई व्यक्ति कर सकता है, इसके आगे क्या प्रमोशन होता है? इसके बाद आता है कम्युनिटी मैनेजर। अब मैनेजर का क्या काम होता है? अच्छा, मॉडरेटर से आप बन जाओगे मैनेजर। ठीक है। मॉडरेटर का काम ठीक है। मॉडरेटर का काम क्या होता है कि ग्रुप्स मैनेज करना, या कुछ जैसे बोला अगर आपको हाई सैलरी पे जाना है तो इवेंट्स और सबका हो गया मॉडरेट करना। जैसे आपने देखा होगा कि इवेंट्स होते हैं उसके अंदर स्पीचेस होती हैं, तो मॉडरेट होता है, वहाँ पे एक मॉडरेटर होता है, वो भी उसी के अंदर आता है। अगर आप किसी अच्छी पोजीशन पे हो बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो वो भी आपको करना पड़ेगा मॉडरेटर में। बट मैनेजर में क्या होता है, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर 4 से 5 या 6 मॉडरेटर भी होते हैं, तो आपको उस पूरी टीम को मैनेज करना पड़ेगा, उसकी डेली रिपोर्ट बनानी पड़ेगी कि उन्होंने क्या क्या काम किया, उन्होंने कुछ गलत किया तो उनको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इन केस मतलब एज अ टीम लीड आप यहाँ पे काम करना, एज अ टीम लीड बोल दो आप, हाँ राइट, एज अ टीम लीड। नाउ यू आर एज अ टीम लीड कि जहाँ पे आप टीम को लीड कर रहे हो, राइट, जहाँ पे आप टीम के साथ में काम कर रहे हो, राइट। तो एज अ टीम लीड उनके जो भी टास्क रहेंगे वो कंप्लीट वो आपको कंप्लीट करना है। तो उसके लिए इसका टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, इसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है वर्किंग की? अब बेसिकली यहाँ पे आप टीम को मैनेज कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक टाइम जोन नहीं रहेगा, या आप बोलो कि इतने इससे इस टाइम काम करना नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको मैनेज करना है। कभी भी टीम का मैसेज आ जाए तो मैसेज है, जस्ट आंसर।
अब वो वहाँ पे क्या रहता है कि फॉर एग्जांपल ऊपर आपसे जो नीचे टीम में बंदा है उसका ये टाइम जोन है काम करने का, तो उसको रिपोर्ट करना है आपको इस टाइम पे, तो आपको बस उसको देखना है कि उसने ये सही किया नहीं किया, तो वो आपको ऐसा स्पेसिफिक हर टाइम उसके ऊपर जाके चेक नहीं करना है। उसने भेजा फॉर एग्जांपल आप मेरी टीम के नीचे काम कर रहे हो, तो आपने बोला कि ये काम मैंने कंप्लीट कर दिया, आपको जस्ट उसको वेरीफाई करना है, तो आप वो कभी भी कर सकते हो। ओके, सो मतलब टाइम 24/7 में बोलूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। स्किल्स कौन सी रिक्वायर्ड रहेगी यहाँ पे? टीम मैनेजमेंट, पब्लिक टीम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, एंड अपनी टीम के अंदर ही ना जो होता है कि फॉर एग्जांपल 2-3 बंदे हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं जब नया नया था तो मेरी टीम के क्या था, एक बंदा बहुत एग्रेसिव था, दूसरा बड़ा सॉफ्ट था, तीसरे को था कि भाई मैं ही हूँ कि मैं मेरे से अच्छा कोई है नहीं, तो वो भी एक कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि एक बंदा एकदम नीचे डाउन फील कर रहा है टीम का, दूसरा बड़ा कि भाई मेरे से ऊपर तो कोई है नहीं, तो वो भी एक थोड़ा सा मतलब यू नीड टू हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन मैनेजमेंट कि आप लोगों को मैनेज कर सको। राइट। और इसकी इनकम पोटेंशियल क्या क्या होती है, इसमें इनकम क्या क्या बन सकती है, व्यक्ति की मिनिमम और हाईएस्ट क्या जा सकती है? मिनिमम $300 से $400, ठीक है। राइट। बट या अभी उस टाइम इतना था, बट उस टाइम मेरे टाइम पे ना मीम कॉइन्स नहीं देते, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो अभी क्या टाइम है, अभी मीम कॉइन्स वाले इतना नहीं देते पैसा, तो अभी मैं अगर मीम कॉइन्स की बात करूँ तो $200 अराउंड इतना मान लो, बट अगर कोई अच्छे फंडामेंटली अच्छे प्रोजेक्ट हैं तो वहाँ पे मिनिमम $300 से $400, एंड द मैक्सिमम कैन गो टू अराउंड लाइक $3,000-4,000 एज वेल सो $4,000 पर मंथ, पर राइट? मंथ। इट्स एन एनुअल पैकेज ऑफ एनी इंजीनियर। बट हाँ, ये जो पैकेज होता है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिल जाता है कि बाद में कोई बोले कि भाई कहाँ से ये नंबर्स लेके आ रहे हो, राइट? तो इट्स वे आपको उस लेवल पे पहुंचने $400 भी बनते हैं और आप रिमोटली काम कर रहे हो और आप एक जगह से 4 जगह पे भी काम कर सकते हो, तो नॉट बैड मनी। हाँ, बट मंथली जब जो $4-5 की बात आती है तब आपकी स्किल्स, आपका कनेक्शंस कि आपको उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत हाई लेवल पे होने चाहिए ऐसा, और आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप किसी भी छोटे से प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हो एंड आप अचीव कर रहे हो $4,000। ऑफ कोर्स, बट यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग, हाँ, देन यू राइज कि भाई धीरे धीरे आपको इंडस्ट्रीज के अंदर टाइम बाय टाइम लगता है, एंड स्टार्ट मिनिमम $300-400 तो मैं बोलूँगा बहुत ईजी है, कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, आप सीख रहे हो, सिखा भी रहे हो लोगों को, इट्स बेस्ट। और अभी आप जिस लेवल पे हो, राइट, वो कौन सी लेवल है और उसके अंदर में क्या क्या स्किल सेट जरूरी है, उसके अंदर में क्या इनकम पोटेंशियल्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज है? देखो अभी तक जो था वो था, कोई भी आपको स्पेसिफिक कोई स्किल्स नहीं चाहिए, अब उससे ऊपर जब आप जाओगे तो आपको ऑपरेशन मैनेजर होता है, टीम मैनेजर होता है, फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर होता है, तो अब वहाँ पे आपका आ जाएगा स्किल्स, आपको कोई ना कोई स्किल्स चाहिए। अभी मैं कर रहा हूँ BD, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, राइट। अब यहाँ पे मेरे को 2 स्किल्स चाहिए मेनली, एक तो कम्युनिकेशन और दूसरा सेल्स, ठीक है, एंड कम्युनिकेशन, तीसरा नेगोशिएशन एज वेल। नेगोशिएशन इज लाइक मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, मैं बोलूँगा। स्किल्स, ठीक है, जिसमें सेल्स वाला होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, उस सेल्स में नेगोशिएशन आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पे अभी तक जो था वो बिना स्किल्स, लाइक स्किल्स डेफिनेटली चाहिए वहाँ पे भी, बट इतना मैटर नहीं करता था, बट और डिग्री तो मैटर करता ही नहीं है। अब आपका मैटर करता है कि आपने किस किस के साथ काम किया प्रीवियसली, आप सीधा डायरेक्टली इस पोजीशन पे नहीं आ सकते। प्रीवियसली आपने क्या किया है, आपने कैसे काम किया है, आपने कैसे किस किस के साथ काम किया है, किस प्रोजेक्ट के साथ काम किया है या कुछ भी किया है। तो एक अगर आप मैं नीचे में जाऊँगा तो एक होता है लिस्टिंग मैनेजर, एक होता है बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है। लिस्टिंग में क्या होता है, सेल्स आ गया, वहाँ पे कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपने बस रीच आउट किया प्रोजेक्ट को लिस्टिंग के लिए। अब बेसिक लिस्टिंग आपको पता है क्या होता है कि प्रोजेक्ट्स को, कोई प्रोजेक्ट है उसको एक्सचेंज पे लिस्ट कराना। अब उसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एज अ लिस्टिंग मैनेजर या लिस्टिंग पार्टनर जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे मेरी एज अ बोलूँगा कि ऐसा कुछ स्किल्स नहीं है, राइट। बट बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर में क्या होता है कि आपको टीम को मैनेज करना पड़ता है, आपको एक्टिविटीज़ बनानी पड़ती हैं कि अगर मेरे नीचे जो मैनेजर्स हैं उनको अगर डील्स नहीं आ रही हैं, सेल्स नहीं आ रही है, तो क्या नया करें वो, उनको मैनेज करना पड़ेगा, राइट। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, बस इतना सा। बट इससे ऊपर अगर आप बिना स्किल जा रहे हो मार्केटिंग के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एंड उससे ऊपर टीम लीड, दैट्स इट। ओके, इसमें क्या इनकम पोटेंशियल रहती है भाई? इसके अंदर डेफिनेटली अगर मैं जाऊँगा, क्योंकि देखो ये सिंपल सेल्स है, सेल्स के अंदर आपको पता है कितना अंदर पैसा ओके, मतलब तो अगर आप सैलरी की भी बात करोगे, मिनिमम स्टार्ट्स विद $2,000। मेरी जब मैं लगा था जिस एक्सचेंज में, मेरी मिनिमम थी $2,000। तो हाईएस्ट कितनी भी जा सकती है, हाईएस्ट कितनी भी जा सकती है पर मंथ। अगर आपको $2,000 केवल सैलरी मिल रही है भाई,
और सैलरी के अलावा अगर आप किसी एक्सचेंज में लिस्टिंग क्लोज कर रहे हो, पर डील का आपको कम से कम $5,000 से $10,000 मिलता है मिनिमम। उस पे हम आगे बात करेंगे कि कैसे बनता है, क्या बनता है। एक्सचेंज बाय एक्सचेंज होता है, ऐसा नहीं फिक्स, बट डिपेंड करता है एक्सचेंज टू ओके, एक्सचेंज। सो हमने करियर अपॉर्चुनिटीज समझ ली अभी कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, क्या चीज़ है। तो बहुत सारे छोटे छोटे लोगों के सवाल आते हैं, जिसमें आपने बात करी अभी लिस्टिंग की। तो अगर कोई लिस्टिंग में काम करना चाहे कि मुझे किसी एक्सचेंज के लिए प्रोजेक्ट लिस्टिंग के लिए काम करना है, तो उसके पास में क्या बेसिक स्किल होने चाहिए? बेसिक उसको रीच आउट करना आना चाहिए, और दूसरा नेगोशिएट करना आना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई एक्सचेंज है, उसका इतना फीस है, अब सामने वाला बंदा डेफिनेटली नेगोशिएट करेगा, तो आपके अंदर वो होना चाहिए कि आप सामने वाले को कन्विंस कर सको कि भाई इससे बेटर प्राइस है ही नहीं जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं, और हमारी रेपुटेशन जो है एक्सचेंज की, एक ये। और डेफिनेटली सेकंड जो है रीच आउट, जैसे बोला कंटिन्यूसली रीच आउट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी आप देखोगे डेली के 50 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और सबके पास पैसा नहीं होता पे करने के लिए। और क्वालिटी प्रोजेक्ट्स पे फोकस करना, क्वालिटी फोकस रिसर्च भी आ गया यहाँ पे, क्योंकि अगर आप जाओगे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट टूल पे, टेक्स्ट पे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, आपको वो फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के पास पैसा हो सकता है, तो एक रिसर्च भी यहाँ पे मैटर करता है। और अगर आप जब ये चीज़ें कर रहे हो, इसके साथ जब आप रिसर्च कर रहे हो, आपकी एक चीज़ और बेटर होगी, वो होगी मीम पॉइंट्स, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर किसी को लिस्टिंग में काम करना है, तो क्या उसका बैकग्राउंड जो है वो फाइनेंस का, ब्लॉकचेन का होना जरूरी है? डेफिनेटली नॉट, कुछ भी बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। वेब3 में आप हो, कुछ सी भी बैकग्राउंड से हो, आप चाहे मार्केटिंग से हो, चाहे इंजीनियरिंग से हो, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर ही नहीं करती है। अच्छा, मान लो किसी के पास में सेल्स स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बट अगर उसको रीच आउट सीखना है या उसकी बेसिक चीजें सीखनी है, तो आपको ऐसी मतलब आपकी कोई टीम आप बना रहे हो, या कोई अगर मान लो कोई हमें देख रहा है अभी के समय पे और उसको अगर काम करना है ये लिस्टिंग का या फिर प्रोजेक्ट रीच आउट्स का, तो क्या आपने ऐसा कोई सिस्टम बना के रखा है जिसमें बाकी लोग भी आपके साथ में काम कर सके? हाँ, डेफिनेटली मेरी एक टीम है, हम साथ में काम करते हैं। जैसे मेरे पास अभी 5 बंदे हैं, सारे एज अ भाइयों जैसे काम करते हैं, पैसा साथ में बनाते हैं, डील्स क्लोज करते हैं। और अभी ऐसा नहीं केवल हम लिस्टिंग क्लोज कर रहे हैं, उसके साथ हम मल्टीपल चीज़ें डील्स क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि लिस्टिंग में जब आते हो, आप एक प्रोजेक्ट को रीच आउट किया आपने, उसको केवल लिस्टिंग नहीं चाहिए, उसको मार्केटिंग भी चाहिए, उसको बहुत मल्टीपल चीज़ें चाहिए होती है, आपको भी पता है। तो वो हम उसको मल्टीपल चीज़ें भेजते हैं। अब वहाँ पे हमने जो केवल लिस्टिंग से पैसा आना था, 10 चीज़ों से पैसा आ रहा है, वो 10 चीज़ें शेयर होती हैं, तो मैं भी पैसे कमा रहा हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं कि जितने भी लोग हमारे अभी हैं और अगर ये Web3 के अंदर में करियर शुरू करना चाहे और ऑफ कोर्स इन लिस्टिंग और फ्रीलांसिंग करके करना चाहे, जिसके पास में जितना टाइम है, तो हम क्या करते हैं, इसके बाद में इस वीडियो के नीचे में एक कम्युनिटी का लिंक दे देते हैं, जिसके अंदर में जितने भी लोगों को एक्चुअल में एक पार्ट टाइम वर्क शुरू करना है, फ्रीलांसिंग करनी है, इंडस्ट्री के अंदर में एंट्री करनी है, उन लोगों के लिए एक वेबिनार होस्ट करते हैं यहाँ से 8 दिन के बाद में, जब ये वीडियो लाइव हो जाएगी। एंड वी विल मेक श्योर कि हम उनको हेल्प कर सके, राइट गाइडेंस दे सके कि एग्जैक्टली उनके क्या स्टेप्स होंगे। दूसरी चीज, हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए, ताकि फिर वो लोग वहां से उनकी पहली अर्निंग की शुरुआत कर सके। व्हाट डू यू थिंक? डेफिनेटली भाई कर सकते हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है, लिंक कम्युनिटी का नीचे है, ज्वाइन कर ले। एंड वेबिनार करते हैं, वेबिनार में आराम से डिस्कस करेंगे कैसे मेरी जर्नी थी डिटेल में, मैंने कैसे किया दोबारा, एंड आपको भी सिखाऊंगा कि कैसे क्या करना है, एंड करियर कैसे बनाना है इंपॉर्टेंट। अब हमें बहुत सारे ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनके एक्चुअल में प्रोजेक्ट्स हैं, आइदर उनके प्रोजेक्ट्स है या वो बिल्ड कर रहे हैं या ऑलरेडी बिल्ड हो चुके हैं, राइट? एंड एवरीबडी वांट्स कि उनका जो प्रोजेक्ट है वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो, राइट? और आप ऑलरेडी 3 से 4 एक्सचेंज के साथ में काम कर चुके हो। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो ये कॉइन लिस्टिंग है, इसकी दुनिया में डीप डाउन करते हैं कि एग्जैक्टली कॉइन क्या होते हैं, कॉइन लिस्ट कैसे होते हैं, और सारी चीजें डीप डाउन करते हैं। तो आप हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करिएगा कि ये एक्चुअल में कॉइन लिस्टिंग होता क्या है, मतलब व्हाट इज एग्जैक्टली कॉइन लिस्टिंग, कि ये कॉइन लिस्टिंग है क्या? सो बेसिकली आप क्रिप्टो में हो, आपको बहुत सारे टोकन्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? उनको मार्केट चाहिए, इनिशियल लेवल पे कोई उनको जानता नहीं है, आपको बाय सेल करना है उन टोकन को, कम्युनिटी को बाय सेल करना है, तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? तो प्लेटफॉर्म्स को ही बोलते हैं एक्सचेंज, एंड वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स को लिस्ट कराना होता है, उसको बोलते हैं कॉइन लिस्टिंग। सिंपल, मतलब सिंपल है, एक मार्केट प्लेस जहाँ पे आप अपना कॉइन लेकर जाके लिस्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड कॉइन लिस्टिंग। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मान लेते हैं कि मेरे पास में, पहले तो ये बताओ एक्सचेंज कितने टाइप के हैं,
कि जैसे मैंने बहुत बार में सुना है कि टीयर 1 एक्सचेंज है, टीयर 2 एक्सचेंज है, तो ये टीयर 1 टीयर 2 होता क्या है, कितने टाइप के एक्सचेंज मार्केट में अवेलेबल है? बेसिकली तो 3 होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? टीयर 3 वो बोलते हैं जो अबोव CMC रैंकिंग, कॉइन मार्केट कैप पे जो रैंकिंग होती है उसकी अबोव 50 या 30 होती है। और टीयर 2 में वो आते हैं जिनकी जो होते हैं 10 to 20 या 30 मैक्स, इस बीच में जो रेंज में होते हैं उनको बोलते हैं। बट अगेन कभी कभार क्या होता है कि जैसे कुछ एक्सचेंजेस हैं जिनकी ना मार्केट वैल्यू या उनकी अभी जो हाइप Volume है, वॉल्यूम है, ये धीरे धीरे कम होती जाती है, बट वो स्टिल वो CMC रैंकिंग में ना स्टिल टॉप 10 में है। तो मेनली तो टॉप 5 और टॉप 10 होते हैं ना, उनको हम टीयर 1 बोलते हैं। जैसे बाइनेंस हो गया, गेट हो गया, OKX हो गया, फिर Crypto.com हो गया। अब इसके बाद एक और 2-3 एक्सचेंजेस हैं जैसे जो केवल ना एक स्पेसिफिक रीजन में काम करते हैं, जैसे कॉइनबेस हो गया। आप कोरिया मार्केट में जाओगे आपको केवल अपडेट और ये मिल जाएंगे। तो एक्चुअली तो इनकी अगर एक ग्लोबल होते तो टीयर 1 में आते, बट स्टिल वेरी गुड। तो मतलब मैंने जो समझ में आया कि अगर 50 में है पहले तो टीयर 3 में आ गया, राइट? पहले 15 से 20 में है तो टीयर 2 में, राइट। और पहले टॉप 10 में है तो टीयर 1 में। टीयर 1 में बेसिकली, राइट। राइट। अब ऑब्वियस है जब जर्नी शुरू हो जाएगी, मान लो ये एक्स प्रोजेक्ट है, इसको लिस्ट करना है तो वो पहले टीयर 3 से शुरू कर सकता है, राइट? कि टीयर 3 में वो लिस्ट कर दे, देन टीयर 2 में, देन टीयर 1 में, राइट? अब मान लो ये जो एक्स प्रोजेक्ट है इसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट करना है, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर वो टीयर 3 में लिस्ट हो रहा है तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, टीयर 2 में होगा तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, और टीयर में होगा तो क्या रिक्वायरमेंट होगी? इस एक्स प्रोजेक्ट को इन तीनों में से 1 by 1 लिस्टिंग करना है। आप मुझे बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट होगी एज अ प्रोजेक्ट, मेरे पास में क्या होना चाहिए जिससे ये एक्सचेंज जो है ये मुझे लिस्ट करवा दे? सो बेसिकली टीयर 3 में ऐसा कोई बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपके पास पैसा है, दो और अच्छा, लिस्ट कर दो। मतलब आपके पास में मनी होना चाहिए, मनी बहुत होना क्लियर चाहिए, है। क्लियर है, ठीक है। जब थोड़ा ऊपर जाओगे वहाँ पे आपका मनी भी देखा जाएगा और थोड़ा कम्युनिटी भी देखा जाएगा। मतलब टीयर 2 में कम्युनिटी प्लस मनी, CM, ओके, राइट। और टीयर 1 में केवल कम्युनिटी देखा जाएगा और पैसा तो होना ही चाहिए, बट अगर आपका कम्युनिटी नहीं है और आपके पास पैसा है केवल, तो काम नहीं चलेगा। आपके पास फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा प्रोजेक्ट है, आपको टीयर 1 पे जाना है, बाइनेंस पे, अपबिट पे, बिटहम पे, तो कम्युनिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, उसकी हाइप बहुत होनी चाहिए, उसके अंदर कौन कौन से इन्फ्लुएंसर से प्रमोट कर रहे हैं वो बड़े नाम्स होने चाहिए, बड़े बड़े कम्युनिटी होनी चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होने चाहिए, इन्वेस्टर्स जो आपके बैकर्स हैं वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ पे टीयर 1 का क्राइटेरिया बहुत ही अलग होता है। अब टीयर 3 में क्या होता है, आपने आज पेमेंट किया कल लिस्टिंग कर देते हैं। टीयर 2 में होता है 2-4 दिन का टाइम लेते हैं। टीयर 1 में भाई एक मंथ तक तो ना उनका ड्यू डिलीजेंस चलता है कि प्रोजेक्ट में मेंटेन, अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है, ट्विटर पे लोग होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बॉट्स डलवा लेते हैं, तो बॉट्स अभी आजकल ट्विटर गायब कर देता है, तो वो एक DD प्रोसेस होता है उनका कम से कम 2 से 3 वीक का। वो उसको कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कि प्रोजेक्ट में सच में ये चीज़ें हैं या नहीं है। अगर वो चीज़ें फिल नहीं होती हैं वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। टीयर 1 इज़ द हार्डेस्ट क्योंकि वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स केवल मनी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो ऐसा नहीं कि आप पैसे के बल पे लिस्ट करवा लोगे। और वहाँ पे मोस्टली क्या देखा जाता है, जो टीयर 1 में भी ना जो प्राइस ग्रोथ होती है, हाई ग्रोथ होती है, वो ज़्यादा होती है डेफिनेटली, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर प्रोजेक्ट में का क्या विजन है वो भी मैटर करता है। ओके, मतलब लॉन्ग टर्म विजन के साथ प्रोजेक्ट है विजन तो क्या है, प्रोडक्ट क्या है, आप ये बोल सकते हो। हाँ, प्रोडक्ट क्या है, तो अगर लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंसर कौन से आपने बात करी थी कि कौन से इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट कर रहा है, राइट। मतलब अगर आप देखोगे, मुझे ऐसा तीनों में ही एक सब चीज समझ में आई कि कम्युनिटी ओवर एवरीथिंग, यस, कम्युनिटी ओवर प्रोडक्ट, कम्युनिटी ओवर टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी ओवर एवरीथिंग। मतलब अगर आपके पास में बहुत अच्छा टेक है, प्रोडक्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, कम्युनिटी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके पास में, राइट, मतलब इफ यू हैव एवरीथिंग बट यू नीड ऑलवेज अ कम्युनिटी, राइट। तो अब आती है सवाल कि मान लो टीयर 3 में मुझे लिस्ट करना है, एक एवरेज रेंज बता दो कि इतने पैसे होने चाहिए मेरे पास में तो मैं उसमें लिस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास में प्रोजेक्ट्स होंगे और सोच रहे होंगे कि यार मेरे को लिस्ट करना है, बट आई डोंट नो हाउ मच मनी इट रिक्वायर्ड, तो एक आइडिया आ जाए लोगों को। टीयर 3 में एवरेज होता है 1000 से 2-3 हज़ार डॉलर, बेसिक नंबर्स। ओके, 5,000 भी जा सकता है कुछ एक्सचेंजेस का, तो मैक्स विल बी लाइक $5,000। ओके, $5,000 फॉर लिस्टिंग, राइट। एंड उसके साथ आपको लिक्विडिटी भी डालनी पड़ती है क्योंकि
लिक्विडिटी बेसिक इन शॉर्ट बताऊं तो आपने फीस पे कर दी, आप कहीं लिस्टेड नहीं हो, तो आप प्रोजेक्ट को बाई सेल करने के लिए भी तो होना चाहिए, तो आपको टोकन्स और यूएसडीटी दोनों डालना पड़ेगा, राइट। मतलब आपको देने पड़ेंगे इनिशियल पे टोकन और यूएसडीटी दोनों की लिक्विडिटी देनी पड़ेगी कि जिससे कोई यूजर आ रहा है तो अगर उसको बाय करना है इजी बाय सेल हो जाए मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ क्या लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है? अराउंड 2000 प्लस 2000 के टोकन्स, 2000 के यूएसडीटी। इट्स ये टोकन हो गए और ये यूएसडीटी हो गया, राइट। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। उसके ऊपर आप जाते हो टीयर 2 में। टीयर 2 में लिस्टिंग स्टार्ट होती है अराउंड $20,000, इट्स मिनिमम एंड इट गोस अप टू लाइक $60,000। बेसिक एक्सचेंजेस जो अपन को पता है, लाइक बिटमार्ट हो गया, एलबैंक हो गया, मैक्सी हो गया, इन सब की इस रेंज में रहती है $20,000 to $60,000। ओके। और जो एलपी रिक्वायरमेंट्स रहता है वो होता है 10,000 प्लस 10,000, और किसी में रहता है 30,000 प्लस 30,000। तो वहाँ पे उनकी कंडीशंस के ऊपर रहता है कि वो अच्छा, ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी तो डिपेंड करता होगा कि अगर मान लो किसी प्रोजेक्ट में जेन्युइनली कम्युनिटी अच्छी है, एंगेजमेंट अच्छी है, हाइप अच्छी है, तो उस समय पे शायद ये नेगोशिएट भी कर लेते हो। लिस्टिंग फीस में डेफिनेटली नेगोशिएट हो जाता है, बट एलपी में नेगोशिएट नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे जब कोई प्रोजेक्ट एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो एक्सचेंज वालों को भी यूजर्स होते हैं। अब उन यूजर्स को अगर बाई सेल सिक्योरिटी चाहिए, बाई सेल करना है, तो वो कहाँ से होगा अगर एलपी आपने नहीं डाला है। तो एलपी में नो नेगोशिएशंस, कुछ भी नहीं, बट हाँ लिस्टिंग फीस में होता है। मतलब लिस्टिंग फीस के अंदर में आपके नेगोशिएशन हो सकता है अगर आपके इसमें कम्युनिटी बड़ी है, प्रोजेक्ट अच्छा है, स्ट्रांग है, बट आपकी जो लिक्विडिटी है वो सेम रहती है, वो सेम रहेगी, चेंज नहीं होती कभी। अच्छा, टीयर 1 के अंदर में जब अपन चले जाते हैं, ऑफ कोर्स आप अभी एशिया बीडीए किसी टीयर 1 एक्सचेंज के लिए, तो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि भाई मतलब टॉप पे जो बैठे है वो क्या गेम खेल रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली तो जाना सबने आखिरी में टीयर 1 पे है एंड ऑलरेडी आप वहां काम कर रहे हो। सो टीयर 1 के बेनिफिट्स क्या है पहले बताओ, अगर कोई लिस्ट करता है तो टीयर 1 के क्या बेनिफिट्स है, कोई अगर लिस्ट करे टीयर 1 के ऊपर में अपना प्रोजेक्ट? तो यार अगर कोई प्रोजेक्ट टीयर 1 पे आ रहा है डायरेक्ट, तो जो लेवल की हाइप मिलती है उसको, वो तो एक अलग ही रहता है। फिर उसके पास ऑर्गेनिक बाइंग कितना अच्छा आता है, क्योंकि उस फॉर एग्जांपल कोई टीयर 3 एक्सचेंज है या टीयर 2, उसके पास है 5 मिलियन यूजर्स, बट टीयर 1 के पास ऑलरेडी 100 मिलियन यूजर्स हैं, तो कम्युनिटी मिल जाती है आपको प्रोजेक्ट के लिए। आपको प्रोजेक्ट के पास तो कम्युनिटी है ऑलरेडी, बट अब उस एक्सचेंज के पास भी तो आपसे ज़्यादा कम्युनिटी है, राइट। तो आपको कम्युनिटी मिल रही है, आपको उस कम्युनिटी से बाइंग प्रेशर मिल रहा है। अब वो आपको कैसे हेल्प करेगा प्राइस अप जाने में? इट्स ऑल अबाउट लाइक अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो यूज़र उसको तभी बाई करेगा, नीचे गिरती हुई चीज़ को कोई भाव भी नहीं देता, ना खरीदता है। तो ये एक तो ये है। उसके बाद ग्लोबल प्रेजेंस मिलता है। अगर आपका प्रोजेक्ट है वो केवल इंडियन प्रोजेक्ट है या कहीं चाइनीज प्रोजेक्ट है, तो उसके आप इनिशियल लेवल पे तो आपकी जो कम्युनिटी वो वहीं की होगी, बट अब जब किसी टीयर 1 एक्सचेंज पे जाते हो आपको ग्लोबल प्रेजेंस मिल रहा है। आपका साउथ ईस्ट एशिया मार्केट, यूएस मार्केट, कोरिया, चाइना, जापान, सारे मार्केट आपके कवर हो रहे हैं। और एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी भी तो आपको काम आती है कि आपने जो एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी है वो आपको कहीं ना कहीं पे मैटर करती है। जैसे अगर एग्जांपल समझते हैं कि कोई बाइनांस पे लिस्टेड है, कोई गेट पे लिस्टेड है, बोलते भाई बाइनांस पे मेरा प्रोजेक्ट, वही। सो एक्सचेंज की क्रेडिबिलिटी आपके प्रोजेक्ट में आ जाती है, इनडायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है। डेफिनेटली। तो एक नाम होता है, आपको जो बैकर्स बोलते हैं कि आपको एक अच्छा बैकर फ्री में आ गया है। फ्री में तो नहीं, डेफिनेटली पैसा दे रहे हो आप, बट वो एक एडिशनली आपके नाम के पीछे आ गया कि भाई ये इतना बड़ा एक्सचेंज है, आपका प्रोजेक्ट वहाँ पे लिस्टेड है, आप वहाँ से बाई सेल कर सकते हो। तो इंडियन मार्केट अगर आप जाओगे कि लोगों के पास मैक्सिमम टीयर 1 एक्सचेंजेस होते हैं, टीयर 3 के बहुत रेयर होंगे जो मैंने सुना होगा। तो मैक्सिमम अगर आपको कोई आप इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को, उनसे बाय करना है यूजर्स को देख के कि यूजर ने देखा भाई ये वाला बंदा, ये इन्फ्लुएंसर इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा है, तो कहाँ बाय करेंगे? मैक्सिमम यूजर्स टीयर 1 पे बैठे होते हैं। तो वो आपके लिए एक मार्केट ओपन हो जाएगा, यूजर्स के लिए मार्केट ओपन हो जाएगा। प्रेजेंस तो यार इट्स ऑल अबाउट कि भाई, और अगर आपने अच्छे से उस लिस्टिंग को यूज़ कर लिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आते हैं सोचते हैं कि भाई यहाँ पे आएंगे, प्रोजेक्ट लिस्ट करेंगे, टोकन्स को डंप करेंगे एंड दैट्स इट। वो माइंडसेट के साथ आ रहे हो तो भाई वो गलत है एंड वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। बट अगर आपका अगेन लॉन्ग टर्म विजन है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हो, ऑल गुड, लाइक बेस्ट टीयर 1 एक्सचेंजेस हैं। ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जब हमारी नॉर्मली डिस्कशन हो रही थी तो आपने बताया कि आपने एक्सचेंज के ऊपर में टोकन लिस्टिंग से एक अच्छा खासा पैसा इनिशियल पे बनाया, जो आपको एक किक स्टार्ट चाहिए किसी व्यक्ति को, या फिर एक का बूस्ट चाहिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो क्या ये आज भी पॉसिबल है कि अगर आज कोई व्यक्ति एज ए लिस्टिंग मैनेजर बन के
मल्टीपल एक्सचेंज के साथ में वो काम कर सकता है, एज ए लिस्टिंग मैनेजर बन सकता है। तो क्या आज भी वो पॉसिबल है कि वो एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है, और है तो कितना बना सकता है? अगर वो टीयर 3 के लिए काम कर रहा है तो क्या बना सकता है, टीयर 2 के लिए कर रहा है तो क्या बना सकता है, टीयर 1 के लिए बना रहा है तो क्या कर सकता है? देखो, मार्केट में प्रोजेक्ट आना कभी बंद नहीं होने वाले, ऑफ कोर्स। तो अपॉर्चुनिटी तो कभी ये बंद होने वाली नहीं है, राइट। अब बात आई इनकम की, तो डेफिनेटली देखो, अब रेपुटेशन की बात आती है तो अब टीयर 1 में आपको ज़्यादा हार्डवर्क लगेगा, पैसा कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, कपड़ों की ब्रांड होगी, ज़ारा होगी, खरीद लोगे। बट कोई नई ब्रांड आ रही है, वो आप सेम चीज़ आपको 200 रुपये में मिल रही है ना, आप नहीं खरीदोगे, राइट। तो ब्रांड वैल्यू रहती है, टीयर 3 के पास उतनी वैल्यू नहीं रहती। डेफिनेटली फीस कम है, बट उस फीस का क्या फ़ायदा जब आपको कुछ आउटपुट इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप इतना बना सकते हो अराउंड, मैं बोलूँ अगर आपकी मंथली 1 या 2 डील आ रही है, $1000 $2000, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता बनाओगे टीयर 3 में। टीयर 3 में। टीयर 2 में जाओगे, एक्सचेंज की थोड़ी सी रेपुटेशन ज़्यादा है, उसके पास थोड़े से यूज़र्स भी हैं, तो वहाँ पे मैं अगर आप बोलूँगा एवरेज 3-4 5,000 $10,000 भी जा सकता है। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और बट स्टार्टिंग आप मान के चलो $3,000 $4,000 ईजिली बना सकते हो। अगर आपकी मंथली मैं बोल रहा हूँ 1 डील आ रही है, इतना तो मिनिमम बना सकते हो, ऊपर कोई लिमिट नहीं है। टीयर 1 में क्या होता है, एक्सचेंज आपको कमीशन नहीं देता है। अब आप क्या सीन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप टीयर 2 में आपको एक्सचेंज से कमीशन आ रहा है, टीयर 1 में एक्सचेंज को आपकी ज़रूरत नहीं है, आप प्रोजेक्ट को एक्सचेंज की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोजेक्ट आपको पैसा देता है कि भाई मेरे को कनेक्ट कराओ, और अगर आप कनेक्ट कराते हो, डील क्लोज होती है, लिस्टिंग होती है, तो कुछ एक नंबर होगा, वो मैं आपको दूंगा, एग्रीमेंट करो आप साइन, जैसे भी करना है। तो वहाँ पे जो नंबर रहेगा ना, वो डेफिनेटली हायर रहेगा, और इतना अच्छा रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। बट इम्पॉर्टेंट क्या है, कनेक्शंस वहाँ के। अगर मैं किसी टीयर 2 में काम कर रहा हूँ, इट्स ईजी। मैं अगर बीडी हूँ, मेरे को लोगों को अप्रोच करना है, मेरे को पार्टनर्स फाइंड आउट करना है कि भाई आओ मेरे साथ काम करो, प्रोजेक्ट्स फाइंड आउट करो मेरे लिए, राइट। बट टीयर 1 में ये होता है, आप एक्सचेंज के बीडीज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। अब बाइनेंस में आप ढूंढ के दिखा दो लिस्टिंग बीडीज नहीं है, आप अपबिट में ढूंढ के दिखा दो, आप बेटम में ढूंढ के बता दो, आप गेट में ढूंढ के बता दो, आप कुकोइन में ढूंढ के बता दो। लिमिटेड होते हैं वहाँ पे, और लिमिटेड के साथ वो एकदम एनोनिमस टाइप बंदे होते हैं, तो इट्स वेरी हार्ड। वहाँ पे आपको वो कनेक्शन तभी मिलेंगे, वो आपको ऑनलाइन, लाइक जैसे आप लिंक्डइन हो गया, टेलीग्राम हो गया, कोई और सोशल मीडिया हो गया, वहाँ पे इतना ईजिली नहीं मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर। तो बेस्ट है ऑफलाइन इवेंट्स अटेंड करो, वहाँ पे जाओ, इन लोगों से कनेक्ट करो। अब फॉर एग्जांपल कोई बाइनेंस का लिस्टिंग वीडियो है, उसके साथ फाइंड आउट करना कनेक्शन इज वेरी हार्ड। बाइनेंस हुआ, अपडेट हुआ, क्योंकि वो लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, और वो लोग अगर इवेंट में मिल भी रहे हैं ना, वो ऐसे नॉर्मल रहेंगे, उनको ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके, वो बताएंगे भी नहीं कभी कभी कि भाई मैं यहाँ पे काम करूँ, मैं लिस्टिंग में काम करूँ। क्योंकि मोस्टली क्या होते हैं, जैसे जब मैं टीयर 2 में एक्सचेंज में काम कर रहा था, मेरे को ये गोल था कि भाई किसी टीयर 1 एक्सचेंज के बीडी साथ कनेक्शन हो जाए, मेरी लाइफ सेट है। क्योंकि एक प्रोजेक्ट लिस्ट कराया, जितने मैं यहाँ पे 10 कराता उतना मैं 1 से निकाल दूंगा। बट वहाँ पे इतना इजीली नहीं होता था, राइट चीज़ें। तो ट्राई कि अगर आप किसी से इवेंट्स में जाके मिल रहे हो, किसी के थ्रू मिलो उन बंदों से, पहले किसी इन्वेस्टर से मिल रहे हो, या कोई भी आपका अच्छा कनेक्ट बना है पहले, उसके थ्रू अगर आप किसी से मिल रहे हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अदरवाइज आप किसी बाइनेंस में काम कर रहे हो, आप अपडेट में काम कर रहे हो, और मेरे को आपकी नीड है, आप मेरे को भाव नहीं देने वाले। तो हर्ष भाई, आपने जैसे बताया कि इवेंट्स में जाना ऑफ कोर्स कॉस्ट होती है एक इवेंट की, उसके टिकट्स है, ट्रैवल्स है, फूडिंग है, और सारी चीज़ें, लॉजिंग है। तो अगर कोई व्यक्ति, ऑफ कोर्स आप एक टीयर 1 के बीडी हो और आपने बोला कि उनको ढूंढना मुश्किल है, हमने ढूंढ लिया है, तो इसका हमें कुछ फायदा तो मिलना चाहिए। तो हमारी ऑडियंस के लिए ऐसी कोई चीज जिससे ये लोग आपके साथ में जुड़कर काम कर सके, इवन दो कि वो समय के साथ में ग्रो होंगे, बट आज से शुरुआत कैसे करें? तो देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, तो अगर वो सब चीज़ें सीखनी है, वो भी फ्री में, तो लिंक नीचे है, ज्वाइन कर लो। और एक डेट डिसाइड कर लेते हैं 7-8 दिन के बाद की, उस दिन वेबिनार करते हैं, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस है, और मैंने कैसे किया, या मेरे कौन से कनेक्शंस है, वो सब आराम से बैठ के कॉल वेबिनार के ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगी, वो सब मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डालता रहूँगा, तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब एजुकेशन की बातें हो गई, हमने एजुकेशन के लिए बहुत सारी चीजें समझ भी ली, बट अब बात करते हैं इनसाइडर की। अब बात करते हैं वो डार्क सीक्रेट जो कोई आपके साथ में शेयर नहीं करेगा। मैंने कहीं पे सुना था, इस दुनिया में सबसे बड़ा पैसा इंफॉर्मेशन से बनता है। सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे सही व्यक्ति के थ्रू किसी के भी पास में पहुंच जाए तो बड़ा पैसा बना सकता है। और आज हमारे पास में सही व्यक्ति ऑलरेडी है। और अब मैं जो तुम्हें इंफॉर्मेशन बताने जा रहा हूं वो पब्लिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज
जैसे इन्होंने बताया था कि बीडीज को ढूंढना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, हमने ढूंढ लिया है। चलिए जानते हैं उनसे कि बिहाइंड द सीन क्या क्या चीजें चलती है एक्सचेंजेस के अंदर में, मार्केट मेकिंग के अंदर में, लिक्विडिटी के अंदर में, पंपर डंप के अंदर में। तो सारे क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, जब कोई कॉइन लिस्ट हो जाता है तो आप देखते हो कि एक सडन कैंडल बड़ी बनती है, देन वापस डंप होता है। तो व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से ये वाली चीज होती है? क्योंकि आप देखो बहुत सारे एक्सचेंजर्स है, मैं अगर आपको बात करूं, आप जाके चेक करना पिछले 6 महीने में बाइनेंस ने जितने प्रोजेक्ट लिस्ट किए, मैं एक दो प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, सारे प्रोजेक्ट लिस्ट किए 100% लॉस में, नॉट अ सिंगल वन। और अगर 100% लॉस में है और आप बोल रहे हो कि ड्यू डिलिजेंस करके आ रहे हो, आप बोल रहे हो कि प्रोजेक्ट में हम लोग अंदर घुस के सब सारी चीजें देख रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, और जैसे ही आप देखते हो लिस्ट करते हो, आप ही शायद सप्लाई ले लेते हो और ये यहां से यहां डंप कर देते हो। तो क्या रीजन है भाई? कि क्योंकि जनता जवाब चाहती है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पंप और डंप हमें देखने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट से करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आया, अब वो जो फर्स्ट 1 या 2 मिनट की कैंडल होती है ना, वो केवल उस टाइम पे कोई नया यूज़र या कोई भी नॉर्मल यूज़र बाय सेल नहीं कर सकता, राइट? तो वो जो चीज़ होती है वो मार्केट मेकर मेंटेन करता है। एक्सचेंज के पास सप्लाई है, टोकन्स जो लिस्टिंग फीस दे रहा है, मार्केट मेकर जो प्रोजेक्ट का मार्केट मेकर है उसके पास भी टोकन्स है। तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट वे जो 2 या 5 मिनट की कैंडल होती है उसमें केवल बाय ऑर्डर्स डालते हैं एंड प्राइस को पुश कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल $1 पे कैंडल ओपन हुई है, ठीक है, तो उसको सीधा 10x कर देंगे। ओके, तो आपको जो दिखती है ना विक, प्राइस ऊपर गया एंड बीच में फिर जब नीचे नीचे आता रहता है तो एक विक सी बन जाती है। ओके, वो वापस प्राइस $1 से 1.1 1.2 आ जाता है, रिसेंट जितने ही प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट? तो वो होता है मार्केट मेकर का खेल। अब ये चीज़ को केवल मार्केट मेकर मैनिपुलेट करता है एंड मार्केट में उस टाइम पे क्या होता है, नॉर्मल यूजर कभी बाई सेल ही नहीं कर पाए। आप कितना भी ट्राई कर लो भाई, तुम ट्राई कर लो ना कि तुम्हारे पास कोई बॉट्स भी हैं, वो भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे एक्सचेंज ने उस टाइम पे ना बैकएंड के अंदर बाइंग या सेलिंग को ऑप्शन ही बंद किया होता है भाई। तो तुम कहीं चाहे बॉट लगाओ चाहे तुम नॉर्मली बाय करो, वो हो ही नहीं पाएगा। तो मैंने क्या चीज नोटिस करी है ना, जैसे कोई नया बंदा है वो क्या करता है, एक्सचेंज में जाता है, टॉप गेनर या टॉप लूजर ढूंढता है, टॉप गेनर देखता है शॉर्ट मारता है, टॉप लूजर देखता है बाय मारता है। क्यों? क्योंकि उसने कल देखा था कि ये वाला टोकन 400% अप है, बट उस बेचारे को नहीं पता कि ये जो पंप आया है $1 से $10, ये किसी एक्सचेंज ने या फिर किसी मार्केट मेकर ने या फिर खुद टोकन ने लेकर आया है। मतलब आप एक्सचेंज ओपन करते हो और एक फोमो बैठ जाता है, ओ तेरी 1000% एक दिन में, मेरे को तो टोकन का नाम भी नहीं पता। अब आप ढूंढने लग जाते हो कि टोकन मिलेगा कहाँ, और उस चक्कर में आप अलग अलग आपको ऐसे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे जो आपको ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इनसाइडर अल्फा और ये वो सारी चीजें, और जो आपको हम लोग लिस्टिंग से पहले बता देंगे। बट ऑफ कोर्स आपको पता है कि एक्सचेंज के अलावा किसी को नहीं पता है कि वो लिस्टिंग हो रही है और क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये वाली जो स्ट्रेटेजी लोग यूज करते हैं कि टॉप पे गया शॉर्ट कर दो, बॉटम पे गया बाय कर दो, बट वो सारे काम कौन कर रहा है? मार्केट मेकर कर रहा है। मार्केट मेकर। अगर हम बात करते हैं मार्केट मेकर्स की, जिसके बारे में आपने बार बार जिक्र किया, तो ये होते क्या है? हु इज मार्केट मेकर? तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एकदम बेसिक सा नॉलेज बताता हूँ। तो मार्केट मेकर बेसिकली क्या करता है, चार्ट्स को प्रिंट करता है, फर्स्ट चीज़ लिक्विडिटी को मेंटेन करता है कि प्रोजेक्ट की बाई सेल जो हो रही है वो ऑटोमेटिकली होते रहे। फॉर एग्जांपल आपको कोई टोकन बाय करना है एक्स, तो उसके अंदर जब आप एज ए यूज़र बाय करने जा रहे हो तो उसके अंदर इनफ यूएसडीटी या इनफ बाई सेल जो भी करना है, इनफ यूएसडीटी इनफ या टोकन्स होने चाहिए। तो लिक्विडिटी मेंटेन करता है। तीसरा डेप्थ मेंटेन करता है। डेप्थ का मतलब क्या होता है कि कोई प्रोजेक्ट +2% और -2% में कितने प्राइस के टोकन या यूएसडीटी बाय करने के बाद रेट आता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट बैठा है $100 के प्राइस पे, ठीक है, तो उसको +2% जाने के लिए कितना परसेंट का बाइंग आएगा, तो उसका प्राइस इतना ऊपर होगा 2%। तो वो जो होता है वो सब चीज़ें मेंटेन करता है मार्केट मेकर। चार्ट्स को प्रिंट करता है। अब जो चार्ट्स छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो अब जो एक कैंडल स्टिक होती है, ये सब मार्केट मेकर प्रिंट कर देता है। आप जो बोलोगे वो चार्ट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो नए प्रोजेक्ट्स के अंदर ये टीए करना वो करना पॉसिबल नहीं है, बेवकूफ़ी वाला काम है। बड़े प्रोजेक्ट सोलाना हो गया, जो टॉप मैं बोलूँगा टॉप 20 या टॉप 10, उसके बाद के जितने भी हैं उनके अंदर टीए करना थोड़ा बहुत काम करेगा। सब में नहीं बोलूँगा कि यार जिसकी डेप्थ अच्छी है, जिसकी लिक्विडिटी अच्छी है, उसमें काम करेगा। बट मोस्टली प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि मार्केट मेकर
गेम खेल जाते हैं। उनको पता है कि भाई चार्ट्स में ये कैंडल प्रिंट हुई है, तो एज ए ट्रेडर मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, ट्रेडर जो करने वाला है, राइट, वो उसको उल्टा कर जाते हैं। और जैसे अभी जो जो बड़े बड़े डंप होते हैं, आपने उसमें देखा है क्या सीन हुआ है। तो मार्केट मेकिंग का मतलब तो यही हो गया, मान लो अडानी जी को अपने स्टॉक को पंप करना है, लॉन्च करना है, जिस दिन लॉन्चिंग कैंडल बनाई वो तो उन्होंने खुद नहीं बनाई, तो उसी तरीके से ये हो गया कि Same. मार्केट मेकिंग के अंदर में स्टॉक पे भी होता है मार्केट मेकिंग, क्रिप्टो में भी होता है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने क्या नोटिस करा बहुत बार में कि ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट खुद ही अपनी सप्लाई मार्केट मेकर को डंप कर देता है। मतलब ये मान लो यहाँ पे शुरुआत हुई थी $1 पे, अभी है $7 पे, ये खुद ही $3 पे लेकर आता है इसको। क्यों? और ये सारी सप्लाई मार्केट मेकर इसकी ग्रैब कर लेता है, ताकि चार्ट प्रिंट हो सके, ताकि मार्केट के अंदर में एक रिट्रेसमेंट आ सके, ताकि नए जो बायर है उनको एंट्री का मौका मिल सके। क्या सही है? अब मार्केट मेकर भी दो टाइप से काम करते हैं, एक होता है रिटेनर मॉडल, एक होता है लोन मॉडल। अब बेसिकली इजी वर्ड्स में बोलूँ तो एक क्या करता है, एक मार्केट मेकर है, वो आपसे जो लोन मॉडल पे काम कर रहा है वो कैसे करेगा काम, कि वो आपके टोकन की सप्लाई लेगा एंड आपके लिए इन रिटर्न यूएसडीटी डालेगा एक्सचेंज के ऊपर, राइट। तो वहाँ पे मार्केट मेकर के हाथ में कंट्रोल है कि वो आपके चार्ट्स को प्रिंट करेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी जो मर्जी, आप वो नहीं बोल सकते। आपने बोला कि भाई ये चार्ट प्रिंट कर, आपका प्रोजेक्ट का रोल खत्म हो गया, क्योंकि मेंटेन कौन कर रहा है चीज़ें, मार्केट मेकर। तो वो लोन मॉडल पे काम कर रहे हैं, तो सप्लाई मेन उनके हाथ में, उनको चाहिए कि प्रॉफिट बनाना है, प्रोजेक्ट डंप करेंगे, पंप करेंगे। जैसे आपने देखे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो रिसेंटली ना 10-10x, ओम देख लो, MYX देख लो, MYX, उसके बाद ऐसे रीफ था एक टाइम पे, एक दिन के अंदर 10x हुआ था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो वहाँ पे क्या सीन होता है, जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनको तो पता है अपने पास में 90% सप्लाई है, तो कोई पैसे बनाएगा ही नहीं आखिरी में। तो मार्केट मेकर सप्लाई के मॉडल पे लेते हैं, सप्लाई लेते हैं प्रोजेक्ट से एंड उसकी मार्केट मेकिंग फ्री में करते हैं, वो कुछ नहीं दे, इन रिटर्न वो आपको यूएसडीटी डालते हैं एक्सचेंज के अंदर, एलपी के अंदर। दूसरा हो गया रिटेनर मॉडल। रिटेनर मॉडल में क्या होता है कि प्रोजेक्ट है, वो क्या करेगा, हायर करेगा आपको एज अ मार्केट मेकर, एंड आप क्या करोगे, केवल उसमें बॉट्स चलाओगे मेंटेन करने के लिए चीज़ें, एलपी हुआ, लिक्विडिटी जैसे हुआ, चार्ट्स प्रिंट करना, जो भी है सब चीज़ें मेंटेन करेगा। बट आप लिक्विडिटी जो होगी वो पूरी कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, ओनर के पास रहेगा। तो वहाँ पे सब कुछ मेरा चलेगा, आप बस मेरे से एक मंथली फीस लोगे $2-3-5,000 एंड बॉट्स लगा दोगे अपने, दैट्स इट। अब बॉट्स कुछ मार्केट मेकर होते हैं जिनके बॉट्स बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं कि उन्होंने सालों की रिसर्च के बाद बनाए, तो उनकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है एंड कुछ की बहुत कम होती है, तो वो डिपेंड करता है सर्विसेज पे। बट यहाँ पे अब क्या चीज़ है, पूरा कंट्रोल प्रोजेक्ट के पास है। तो प्रोजेक्ट बताएगा कि मुझे अब क्या चाहिए, प्रोजेक्ट बोले अब प्राइस पम्प करना है, उसने एलपी डाला, यूएसडीटी डाले, प्राइस पुश कर दिया। उसको चाहिए कि भाई मेरे को कैश आउट करना है, पैसा निकालना है, टोकन डंप करना है, प्रोजेक्ट ने बोला, काम कर दिया। अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि जो ट्रेडर बेचारा टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा है, साइकोलॉजी को मेंटेन कर रहा है, पता नहीं रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन कर रहा है, और इन सब के बाद में आपका ये कहना है कि जो मार्केट मेकर्स है या जो इंस्टीट्यूशंस है या फिर जो एक्सचेंजर्स की एंट्री है, ये कभी भी 4 घंटे की जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट देख के नहीं हो रही है? डेफिनेटली नहीं हो रही है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता टीए काम नहीं करता, ट्रेडर पैसा नहीं बनाते। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर बार काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल, जब ये लोग अपनी पे आते हैं ना, तो इनको बस 3 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर एक ही मूव चाहिए होता है, एंड वो आपने जितना 3 महीने में कमाया वो आपका एक बार में लेके चले जाएंगे, राइट। तो मैं ये बोल रहा हूँ, टी भी काम करता है, सब कुछ काम करता है, बट जब मार्केट मेकर अपनी पे आते हैं ना, वो आपका 3 महीने का जो प्रॉफिट है, 1 साल का जो प्रॉफिट है ना, वो आपको एक ही कैंडल के अंदर लेके चले जाएंगे। दैट्स माय पॉइंट। जो अभी रिसेंटली हुआ, राइट। तो वो चीज़ें ना, अब टीए भी ना एक चीज़ होती है कि आप टॉप 20 टॉप 30 में कर लोगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैनिपुलेट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा बाइंग या सेलिंग करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल बीटीसी ले लो, बीटीसी मार्केट में कितना ही अवेलेबल है, तो उसको मैनिपुलेट करने के लिए बहुत ज़्यादा बीटीसी आपको सेल करने पड़ेंगे। इट्स वेरी हार्ड। होने भी भाई चाहिए आपके पास, उतने होने भी चाहिए, उतना नहीं होता, राइट। ऑल्ट्स के अंदर इट्स वेरी इजी, क्योंकि ऑल्ट्स के अंदर पूरा सप्लाई प्रोजेक्ट ओनर के पास है या मार्केट मेकर के पास है, तो वो ईजी रहता है। बट स्टिल जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें तो यूं ऊपर नीचे बस 1% सप्लाई सेल किया, 0.1% सप्लाई भी सेल कर दिया, या 0.1% लिक्विडिटी उतनी थीन होती है, तो ऑब्वियसली थिन लिक्विडिटी होती है कि उसको ऊपर नीचे करना बहुत ईजी रहता है। मीम्स कॉइन्स देख लो, मीम कॉइन्स कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी छोटा हो जाए, उसमें
ऊपर नीचे मूव बहुत ईजी होते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट कि ना एक मूव आता है जब मार्केट मेकर आपका पूरा पैसा लेके चले जाते हैं, एक्सचेंजेस आपका पूरा पैसा लेके चले जाते हैं, मार्केट मेकर, इंस्टीट्यूशंस, उनके पास इतना पैसा जितना आपके पूरे मतलब समझ रहे हो ना पूरी कंट्री के पास नहीं होगा। जो एक कंट्री में ट्रेडर्स हैं सारे, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैं कितने डॉलर से ट्रेड कर रहा हूँ, जो नए यूजर्स आ रहे हैं वो कितने ही डॉलर से ट्रेड कर रहे होंगे। ब्लैक रॉक के पास उसका कितना गुना ज़्यादा पैसा है, 10 ट्रिलियन की कंपनी है, तो अगर उसको चाहिए कि मार्केट को मूव करना है, एक कैंडल खत्म। तो इट्स ऑल अबाउट कि उनको केवल एक मूव चाहिए और अपन को वही मूव कैप्चर करने के लिए 10 महीने या कभी कभार 1 साल या कभी कभार 3 महीने डिपेंड करता है। तो उतना टाइम ड्यूरेशन उनको नहीं चाहिए, उनको बस एक मूव चाहिए ना आपका पैसा पूरा उनकी पॉकेट के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई एक्सचेंज ही किसी प्रोजेक्ट को खत्म कर सकता है या किसी प्रोजेक्ट को डंप कर सकता है? यार जैसे बाइनेंस हुआ या कोई बड़े एक्सचेंजेस, मैक्सिमम केसेस में बाइनेंस की स्टोरी चलती है। तो बाइनेंस क्या करता है, सप्लाई लेता है टोकन की, तो वहाँ पे डेफिनेटली एक चांसेस है कि आपके टोकन्स को डंप कर दे, क्योंकि सप्लाई कंट्रोल उसके हाथ में है। और इन जब एक्सचेंजेस पे आप लिस्ट करते हो तो वो क्या होता है, आपकी वेस्टिंग और पूरा चेंज कर देते हैं। आपको उनके कंफर्ट के अकॉर्डिंग आपकी वेस्टिंग, आपका जो भी टोकनोमिक्स है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है, बट डेफिनेटली इट डजंट मीन कि ना एक्सचेंज ही आपके पूरे टोकन्स को डंप कर देगा। अगर आपकी अच्छी हाइप है मार्केट में, आपका बैकर्स अच्छा है, स्ट्रॉन्ग अच्छा है, अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकर्स हैं, तो वो नहीं होगा। अब आजकल अगर ट्विटर पे देखोगे तो एक लिमिटलेस प्रोजेक्ट है, उसके फाउंडर ने क्या बोला कि बाइनेंस ने हमसे इतना सप्लाई मांगा। बट ऑनेस्टली मैंने बाइनेंस पे अच्छे कुछ प्रोजेक्ट लिस्ट करे हैं, बाइनेंस उतना नहीं मांगता, कुछ परसेंटेज मांगता है डेफिनेटली कम्युनिटी एयर ड्रॉप के लिए। क्योंकि बाइनेंस पर अगर आप देखो इतने बड़े बड़े एयर ड्रॉप्स होते हैं, लॉन्च पूल है उनका, लॉन्च पैड है उनका, तो वो टोकन्स आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से मिल रहे हैं? बाइनेंस अपनी जेब से तो बाय करके देगा नहीं। बाइनेंस ऑलरेडी प्रोजेक्ट को प्लेटफॉर्म दे रहा है, 200-300 मिलियन यूजर्स हैं उसके पास, तो वो कुछ तो लेगा ना। तो वो लेता है सप्लाई, बट एक लिमिट तक लेता है कि जिससे प्रोजेक्ट को हार्म ना पहुँचे। और उस टोकन को अब कम्युनिटी बेच रही है, अभी आप बाइनेंस बेच रहा है, वो एग्जैक्टली बोलना तो गलत होगा। क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, प्रोजेक्ट ब्लेम करता है एक्सचेंज को, एक्सचेंज ब्लेम करता है प्रोजेक्ट को। तो मिली भगत चलती है ऑनेस्टली, कि प्रोजेक्ट भी चाहता है अपने टोकन्स बेचे, एक्सचेंज भी चाहता है कि थोड़ा मेरा पैसा बन जाए। तो एक मिक्स ऑफ बोलूँगा, केवल एक्सचेंज को भी ब्लेम नहीं करूँगा और केवल प्रोजेक्ट को भी ब्लेम नहीं करूँगा। क्योंकि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया 2-3-4 मिलियन लगा के, आपने बाइनेंस को फीस पे करी या किसी और अच्छे बड़े एक्सचेंज को फीस पे करी है, तो आप भी चाहोगे कि भाई मेरा प्रॉफिट हो। एक्सचेंज भी चाहेगा कि वो टोकन को लिस्ट कर रहा है तो उसका भी पैसा बने। तो दोनों का मिक्स में ही चलता है कि मैं एक्सचेंज का भी पैसा बने, प्रोजेक्ट का भी पैसा बने, एंड दैट्स इट। ओके, रिटेलर का कब बनेगा सर? रिटेलर का पैसा नहीं बनता, रिटेलर आता है अपना पैसा गंवाने, सिंपल। मतलब वो एग्जिट लिक्विडिटी लोगों एग्जिट एलपी है। अच्छा एक बात बताओ, बीइंग एन बीडी राइट, जैसे एक्सचेंज लिस्टिंग में आप काम कर रहे हो, तो क्या ऐसा कभी फायदा होता है कि जिसके अंदर में आपको टोकन अर्ली स्टेज पे पता चल गया या फिर इन्फो मिल गई या इनसाइडर मिल गया और उसका आपने अच्छा बेनिफिट उठाया? देखो क्या होता है कि आप किसी प्रोजेक्ट को लिस्ट कर रहे हो और आप अगर उसी प्रोजेक्ट को आपने अर्ली रीच आउट कर दिया, तो आपको पता है सब कि वो प्रोजेक्ट कहाँ का लिस्ट होने वाला है, एंड आपको उस इन्फो को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल वो प्रोजेक्ट लिस्ट हो रहा है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपने उसको रीच आउट किया एल बैंक के लिए, मैक्सी के लिए, आपको पता है वो यहाँ पे हो रहा है, थोड़ा बहुत स्पाइक आएगा प्राइस में, तो आपने बाय कर लिया। बट अगर आपने उस प्रोजेक्ट के साथ अच्छे कनेक्शंस बनाए, आपने उसको मल्टीपल टियर 1 पे कनेक्ट कराया है कि भाई यहाँ पे भी लिस्ट करा लो, जैसे उसने पे किया आपको पता है इस टियर 1 पे आएगा, बाइनेंस हुआ, अपबिट हुआ, गेट हुआ, KuCoin हुआ, तो आपको पता है मैक्सी हुआ कि यहाँ पे आएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। इनडायरेक्टली आपके पास इन्फो है, डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, बट अब आपको यूज़ करना है कि आपको कैसे उसको यूज़ करना पड़ेगा, कि कैसे यूज़ करना चाहते हो। तो अगर आपने उसको वाइजली यूज़ किया, पैसा बन सकता है। एंड उस सबसे जो मेरा बेस्ट है, इसमें एक चीज़ और है, कुछ होते हैं कि आप जब प्रोजेक्ट को लिस्ट करते हो तो सेम प्रोजेक्ट वाले बंदे क्या होते हैं, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। मीम्स के अंदर ये रूटीन चलता है, मीम्स के अंदर कबाल्स होते हैं, ये सेम रिपीट चलता रहता है। तो अगर आपने किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट को रीच आउट कर लिया, उसकी अच्छे से हेल्प कर दी, तो वो डेफिनेटली आपको अर्ली सीए भी दे सकता है, अर्ली कुछ इन्फो होती है वो भी दे सकता है। कुछ बंदे होते हैं जो हाई लेवल पे बंदों के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो अगर आपने उसकी कहीं ना कहीं किसी इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में हेल्प करी, तो आपको कुछ अर्ली ग्रुप्स में, कुछ इनसाइडर ग्रुप्स में, कुछ अच्छे ग्रुप्स में जिसमें अच्छे अच्छे लोग हैं उसमें ऐड कर देगा। मेरा इससे तो अभी तक का बेस्ट निकला ना, ट्रम्प निकला। ट्रम्प की मेरी एंट्री ना, अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, 0.4 पे मेरे को एंट्री मिली है, मेरे पास आया है सीए, एंड 0.6 पे मेरी एंट्री है। लाइक आउट से कि मैं टॉप 100 या टॉप 200
वॉलेट्स के अंदर हूँ। 0.4 पे आपको एंट्री, आपको पता चला था 0.6 पे आपको एंट्री मिल चुकी है। तो वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, तो आप अपन स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल देंगे। तो 0.4 पे आया है, वहां पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये ट्रम्प सच में करेगा। तो एंड उसको मैंने अच्छा होल्ड किया, मैंने उसको $50 से ज्यादा तक होल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल तुक्के में उसको बाय कर लिया एंड उसको सेल कर दिया अगले दिन जैसे 2-3x हुआ है। वो मीम वाला गैम्बल नहीं था, वो एक अच्छा सोर्स से आया था। और भी थोड़े कॉइन्स हैं जो मैंने अच्छे होल्ड किए। RFC था मेरा, अच्छा एक्स गया। बेजो तो एक ऐसा कॉइन था कि जो मेरा फर्स्ट मीम कॉइन था, जो मैंने फर्स्ट मीम कॉइन बाय किया था किसी सोर्स के थ्रू। उसने मेरे को बोला कि भाई अच्छा है खरीद लो, कुछ डॉलर डाले, एंड वो मेरे लिए लाइक लाइफ चेंजिंग मनी बना के देकर गया था मेरे को। उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो ऑनेस्टली। और वो इतना अर्ली था, बिलो 50 के मार्केट कैप के ऊपर था। तो वहां से वो गया था 7-8 मिलियन। तो आप इमेजिन कर लो कितना एक्सेस में जाओगे तो अच्छा अमाउंट है। ट्रम्प है ही। RFC मेरा अराउंड 1 मिलियन के आसपास था, वहां से वो भी अच्छा गया था। उसके बाद एक सिनेरियो बताता हूँ मेरे साथ ना। अभी तो केकस मैक्सिमस वाला सीन हुआ था ना, उसमें क्या होता, मैंने उस प्रोजेक्ट को रीच आउट किया सामने से लिस्टिंग के लिए। उस टाइम वो था अराउंड 100 के मार्केट कैप है, वो इथेरियम वाला। मैंने उसको रीच आउट किया, उसने बोला नहीं हम लिस्टिंग फीस पे नहीं करेंगे, पैसा नहीं है हमारे पास। फिर उसने मेरे से पूछा कि टियर 1 में जाने का क्या प्रोसेस है, क्या क्या मतलब उस मेरे उसके साथ अच्छी कन्वर्सेशन चली। तो मैंने जस्ट कि भाई बातचीत तो कर रहा है, पूछ रहा है। मैंने उसमें $100 डाले थे, मेरी फीस कट गई थी अराउंड $30। वहां से वो 100 के मार्केट कैप से 400-500 मिलियन गया है। 3 दिन बाद उसको एलन ने ट्वीट किया है और वो चैट्स में बस अभी भी बढ़े हैं। मतलब मैं तुक्के में डाल दिया कि भाई बंदा कुछ तो बातें कर रहा है, बट उसने टियर 2 के लिए फीस पे नहीं करी, बट उसने बातें मेरे साथ ऐसी करी कि भाई यार टियर 1 में इतना पैसा कैसे कितना लगेगा, हमारी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं तो अच्छा जा सकता है। तो केवल एक ट्राई करने के लिए $100 डाले थे, ऐसे बहुतों में डाले थे। एक वो अकेला नहीं है, बट वो चल गया। बाकी बहुत में भी एक्सपेरिमेंट किया था सेम चीज, बट ना वो नहीं चले, बस ये एक चला था। ऐसा कोई कॉइन जिसकी इंफॉर्मेशन भी थी आपके पास में, लिस्टिंग का कंफर्मेशन भी था, बट आपने उसको बाय नहीं किया, बट वो बहुत तगड़े लेवल पे रिटर्न दे गया, ऐसा कोई एग्जांपल? यार 2 एग्जांपल है मेरे पास। एक है मिनी और एक है बूप। दोनों मीम कॉइन थे सोलाना पे मेरे। जैसे अभी बात चल रही है लिस्टिंग पार्टनर्स की, तो ऐसे ही रैंडमली एक बार मेरे साथ एक दोस्त है, उसने बनाया था वीडियो। तो उसके बाद वो आए थे बंदे मेरे पास, तो उन्होंने मेरे साथ ग्रुप बनाया। बहुत अर्ली था भाई, मतलब जस्ट लॉन्च हुआ, उन्होंने रीच आउट करके मेरे साथ ग्रुप बनाया। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई उस टाइम ना उसमें वॉल्यूम और कुछ भी नहीं था, लाइक बहुत डाउन वॉल्यूम था। चार्ट ऐसा लग रहा था कि रग हो रहा है। पेमेंट तुरंत कर दी थी दोनों ने। तो मेरे को लाइक फिर भी यार मेरे को लग रहा था कि रग करने आए हैं, डाल के क्यों कमीशन आ रहा है लिस्टिंग का, ऐश करो। और वहाँ से दोनों के दोनों एक 50x गया और एक अराउंड 120-130x गया था। मतलब इतना अर्ली था, अगर मैंने उसमें $100 डाले होते तो ईजी था मेरा। कमीशन का कुछ % भी डाल दिया होता ना, अच्छा पैसा बन जाता। इसके लिए हम लोग रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे स्क्रीन पे कि अगर आप एक लिस्टिंग मैनेजर बनते हो तो आपके पास में ये भी एक बहुत अच्छा मौका है कि जहाँ पे मतलब आप उस रूट तक पहुंच जाते हो इंफॉर्मेशन के, जहाँ से एक्चुअल में इंफॉर्मेशन निकलती है। एंड दैट विल, मैं बोलता हूँ अगर 10 में से एक भी चीज काम कर गई, तो मैंने पहले भी बोला था कि द बेस्ट वे टू मेक मनी इन द लाइफ इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन विद द राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड यू नीड टू टेक राइट एक्शन, राइट। और ऐसे पैसे बन सकते हैं। ये ऐसा सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल मार्केट में 10 मीम कॉइन आ रहे हैं और 10 के बारे में आपको पता है। अब वो चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो एक लक के ऊपर डिपेंड है कि ये भाग गया वो भाग गया, बट आपको ट्राई हर पे करना है कि 10 में आपके पास इन्फो है, आपको बाय करना है। और ऐसा नहीं किसी में बड़ा चले जाओ, एक लिमिटेड अमाउंट कि भाई इतना चला भी गया तो चल रहा है भाई, रात को नींद तो आ जाएगी। और एक ही चलेगा, और एक इतना अच्छा चलेगा कि आपके साल भर की कमाई हो जाएगी। ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ। मतलब आपने बोला कि 50x गया है, 120x गया है। सोचो अगर किसी के पास में इंफॉर्मेशन होती, और ज्यादा नहीं बोलो, $100 डाल देता तो भी $12,000 बनते। $1,000 पे $1,20,000 बनता है, विच इज 1 करोड़ रुपीज इन इंडियन INR, विच इज अ होल लाइफ ऑफ इनकम ऑफ समबडी, राइट। जितनी बातें पब्लिकली हो सकती थी उतनी हमने करी। मुझे लगता है इससे आपको वैल्यूज भी मिली होगी, कुछ इंफॉर्मेशन भी मिली होगी। बट हम आपको ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहते कि वो बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति पहले से ही कंफ्यूज था और अब आपने उसको और कंफ्यूज कर दिया। आई डोंट वांट टू डू दैट। अगर आप वो व्यक्ति है जिसको जेन्यूनली लिस्टिंग के इंडस्ट्री में या फिर Web3 के इंडस्ट्री के अंदर में काम करना है, तो हर्ष भाई से हम टाइम लेते हैं
और वहां पे एक वेबिनार के अंदर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वेबिनार, यू जस्ट नीड टू कम प्रेजेंट, और वहां से चीजों को समझकर आप अपनी एक नई जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस वेबिनार की आपको लिंक मिल जाए तो नीचे आपके पास में बायो के अंदर में एक लिंक है जहां से आप कम्युनिटी का एक्सेस ले सकते हो और वहां से आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और कोई लास्ट मैसेज आप सारे लोगों को देना चाहेंगे हर्ष भाई? यार कभी भी अगर वेब3 में आ रहे हो तो ये सोच के मत आओ कि ट्रेडिंग करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा और पैसा डबल करके चला जाऊंगा। स्टार्ट समथिंग की जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ना लगे, एंड चीज़ों को सीखो, एंड कुछ टाइम के बाद जब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो जाए देन पैसा इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग वगैरह वगैरह करो। तब तुम्हारे पास ऑलरेडी पैसा है एंड तुमने तो पैसा कमाया वो इसी इंडस्ट्री से कमाया, एंड ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें लॉस भी हो जाए तो वहीं से आया और वहीं से चला गया। बट मम्मी पापा से पैसे लेना, फिर उसको लॉस करना, फिर वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करना, लोन लेना, वो एक गलत है एंड वो नहीं करना चाहिए ऑनेस्टली। सो वेब3 में आओ, अर्न करो, देन इन्वेस्ट करो, देन ट्रेडिंग करो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, टिल द टाइम चीयर्स। और वेबिनार के रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको हर्ष भाई के और मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं वेबिनार के अंदर में।